अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास से हम इंशाल्लाह नोटजेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम देखेंगे नोटजेस क्या होता है, इसके मुतालिक टॉपिक्स को कवर करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके। इवेंचुअली आने वाले टाइम में हम इसकी डिप्लॉयमेंट भी देख रहे होंगे और डेटाबेस से कनेक्टिविटी भी देख रहे होंगे, और हम साथ में ये भी देख रहे होंगे कि अपनी एप्लीकेशन को फ्रंट एंड से डेटा कैसे भेजा जाता है, यानी फ्रंट एंड वाली पार्ट और बैक एंड वाला पार्ट मिला के कैसे काम चलता है। ये भी चीज़ें इंशाल्लाह हम जरूर देख रहे होंगे आने वाले टाइम में। सबसे पहले आपके पास नोटजेस इंस्टॉल होनी चाहिए। तो लकीली हम क्योंकि रिएक्ट पढ़ते रहे हैं तो हमारे पास नोट जेएस इंस्टॉल्ड है। वेरीफाई करना होगा अगर आपके पास कि नोट जेएस इंस्टॉल्ड है या नहीं है, तो आप अपने पास टर्मिनल पे या कमांड लाइन पर आइए और यहाँ पर आके आप लिखें एक मिनट रुकिएगा जरा, ठीक है। इसको मैं जूम करूँ, अगर मैं व्यू के अंदर जूम 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 जूम, सही है। अच्छा, मेरा इंटरनेट सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था आई गेस। ठीक है जी। तो हमारे पास केस क्या है? हमारे पास केस ये है कि मैं आज जाऊँ जनाब। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या डिस्टर्बेंस है कुछ? कट रही है आवाज। सरकारी कट रही है। इंटरनेट अनस्टेबल है मेरे पास। मुझे जस्ट एक मिनट दीजिए, लेट मी रीजॉइन। रिकॉर्डिंग कूल। सो आप सबके पास ऑलरेडी नोटजेस इंस्टॉल होगा। मैंने कहा यहाँ पे आके मैं चेक करा मेरी डायरेक्टरी कौन थी। मैंने कहा जनाब 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 इसमें आ जाऊँ मैं। ओके, इसको छोड़ते हैं। मेरे पास मैंने कहा नोड स्पेस -v, तो मेरे पास नोड जेएस का वर्जन अभी जो चल रहा है 8.15 है। लेटेस्ट वर्जन जो है वो 14.15 चल रहा है। आपके पास जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा नोड जेएस। आपके पास आपको वेरीफाई करना हो कि आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल्ड है, तो आप नोड -v करके देख सकते हैं। अच्छा, ये क्योंकि मेरी एक प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी है इसलिए मैं 8.15 पे हूँ। एक मिनट रुकिएगा ताकि मैं भी अपने अपडेटेड वाले वर्जन पे यूज़ करना शुरू हो जाऊँ। 12.16 एक अपडेटेड वर्जन है, तो nvm यूज़ दिस वर्जन। कूल। अच्छा, नोड.js है क्या जनाब? नोड.js आपके पास एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसने आपको ये अलाउ करा कि आप अपने जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को अपने ब्राउज़र के बाहर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी थी, हम कुछ भी काम कर रहे थे उसमें सबके सबके अंदर पर प्रॉब्लम क्या थी कि हम आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट को सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र के अंदर इस्तेमाल कर सकते थे, चाहे हम वैनिला जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हों, चाहे हमारे पास रिएक्ट की जैसी कोई चीज़ हो या जो भी चीज़ हो। सारी प्राइमरी प्रॉब्लम क्या थी? कुछ डिस्टॉर्शन है मेरी तरफ से है या किसी और की तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज़ बता दें ताकि मैं उसको सॉर्ट कर लूँ, फिर स्टार्ट करेंगे दफ़ा सही से। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? जी सर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो हाँ, हम चाहे वेनिला जावा के अंदर काम कर रहे हो, चाहे हम हमारे पास कोई मॉडर्न फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हो, चाहे रिएक्ट जेएस हो या व्यू हो या एंगुलर हो, जो सभी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, सबके अंदर प्रॉब्लम बेसिक क्या थी? सबके अंदर बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास ब्राउज़र के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम अपने नोड जेएस अपने जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते थे। ब्राउज़र के बाहर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना हमें अलाउ नहीं था उस वक्त तक। ठीक है, ब्राउज़र के बाहर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का मतलब क्या हुआ? ब्राउज़र के बाहर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको नोड.js अलाउ करता है कि आपको टर्मिनल में कोई कमांड एग्जीक्यूट करवानी है नोड.js की मदद से, तो आप कैसे करवाएँगे कि आपके पास एक नोड.js का प्रोसेस आपको एग्जीक्यूट करवाना है जिसके अंदर आप किसी फ़ाइल को रीड करते हैं या फ़ाइल को राइट करते हैं, या आपको एक सर्वर बनाना है तो आप फ़ाइल एक सर्वर कैसे बनाएँगे? इस तरह की चीज़ें हम इंशाल्लाह नोड.js के अंदर करके देखेंगे। स्टार्ट करते हुए नोड.js के अंदर सबसे पहले हमें क्या सीखना ज़रूरी है? सबसे पहले हमें नोड.js का मॉड्यूल सिस्टम समझना ज़रूरी है कि नोड.js मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं। हमने ये चीज़ भी थोड़ी-सी ट्राई करी हुई है और लकीली रिएक्ट.जेएस के साथ के मॉड्यूल्स के अंदर से कैसे इंपोर्ट कराते हैं, कैसे डाटा को एक्सपोर्ट कराते हैं। बट हम थोड़ा-सा रॉ में थोड़ा-सा कोर से दोबारा देखेंगे इंशाल्लाह, और फिर इसके बाद एक दफ़ा जब हमें उसकी थोड़ी-सी आदत हो जाएगी तो हम देखना शुरू करेंगे कि कौन-कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं और वो क्या-क्या काम करते हैं हमारे लिए, हमारे पास कैसी हेल्प करते हैं हमारी। तो
नोड जेएस आपके पास इंस्टॉल्ड है, विजुअल स्टूडियो कोड आप सबके पास इंस्टॉल्ड है। नोड जेएस के अंदर मैंने आज के लिए एक नई डायरेक्टरी बना ली, इस डायरेक्टरी को कह देते हैं जनाब नोड नहीं, इधर सिंपल 9th Jan 2020। ओके, 9 Jan 2020 के अंदर आ चुका मैं, और यहाँ पर आके मैंने पहले एक नया फोल्डर बनाया App01 के नाम का। 9 Jan 2020 के अंदर हम बहुत सारे काम कर देखेंगे। App01 के नाम का एक फोल्डर मैंने बना लिया, और इसके अंदर मैं मल्टीपल फाइल्स बनाऊंगा। जी हाँ दी, आपके पास क्या क्वेश्चन है बेटा? सर हम रिएक्ट ऐप नहीं बनाएंगे, हम इसमें काम करेंगे। जी, अब फिलहाल हम थोड़े दिन तक रिएक्ट की एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे, हम इसी के अंदर काम करते रहेंगे। ठीक है। ठीक है, अच्छा अब App01 के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने ये मेरी एक एप्लीकेशन होगी जिसके अंदर मैं अभी आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें करके दिखाऊंगा। ठीक है, बेसिक्स करके दिखाऊंगा कि एक मॉड्यूल कैसे से काम करता है। जब हम थोड़ा सा मॉड्यूल का समझ में आ जाएगा तो फिर हम उसके बाद जो बने बनाए मॉड्यूल्स हैं या थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं सबको देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को समझना जरूरी है कि इंपोर्ट कैसे काम करता है, एक्सपोर्ट कैसे काम करता है। तो App01 के अंदर आके मैंने क्या करा, जना मैंने 2 फाइल बना ली यहाँ पे। मैंने कहा इंडेक्स, ये इंडेक्स अभी नाम रखना सही नहीं होगा थोड़ी देर के लिए, app.js नाम रख दिया मैंने इसको। और इसी App01 के अंदर मैंने एक नई फाइल बना ली, न्यू फाइल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने क्लास, इसको नाम दे दिया मैंने या कह लीजिए math.js। ठीक है, math.js और एक app.js दिखाने के लिए कैसे बनी, रिवील इन फाइंडर करा मैंने। तो ये आपके पास एक App01 की डायरेक्टरी जिसके अंदर 2 फाइल्स हैं, app.js और math.js। ठीक है, अच्छा app.js के अंदर आके मैंने लिखा console.log hello from JavaScript फाइल, सेव करा इसको। और मैं आगे जनाब cd करके नोड के अंदर क्लास 01 के अंदर App01 के अंदर आके मैंने कहा नोड स्पेस मेरी फाइल का नाम, टर्मिनल के अंदर यानी कमांड लाइन के अंदर आके मैंने अपनी नोड स्पेस अपनी फाइल का नाम यानी app.js ऐप लिखा सिंपल और एंटर करा, नोड स्पेस app.js। सर math.js है। कोई सॉरी, मैंने काम math.js में कर दिया, सॉरी एब्सोल्युटली सॉरी, थैंक यू ताबिश, मैं डर गया था ये क्या हो गया। app.js के अंदर मैंने कुछ काम करा और यहाँ पे लिखा मैंने नोड स्पेस ऐप, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट फाइल। इसको भी जूम इन कर, नहीं ज़्यादा ख़राब हो जाएगा ये तो। अच्छा, तो हुआ क्या, आपने ये देखा अभी कि हमने जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बना के रखी हुई है और उसको हमने एग्जीक्यूट कहाँ से करवा रहे हैं, टर्मिनल से करवा रहे हैं। अभी मैंने इसके अंदर सिर्फ कंसोल करवाया था, इसके अंदर हम मजीद बहुत से काम करवा के देखेंगे अभी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, मैंने एक और फाइल जो बनी हुई थी हमारे पास math.js की, इसके अंदर आया मैं, और math.js की फाइल के अंदर मैंने आके कहा क्या काम करो जनाब, करो ये कि एक फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन function फंक्शन, इसके अंदर कर लेते हैं मैं कैलकुलेट स्क्वायर। ये स्क्वायर कैलकुलेट करेगा, आप किसी को कोई भी नंबर देंगे, ये क्या काम करेगा, ये रिटर्न करेगा नंबर इनटू नंबर, यही होता है स्क्वायर करने का तरीका। तो मैंने इसको स्क्वायर करवा दिया। अब ये फंक्शन को मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैंने कहा फॉर एग्जांपल कॉपी करा इसको यहाँ पर, तो मैंने कहा लेट sq01 इक्वल्स टू कैलकुलेट स्क्वायर, और कैलकुलेट स्क्वायर को अपने नंबर पास कर दिया 5। इसी तरह मैंने कहा लेट sq02 कैलकुलेट स्क्वायर, और कैलकुलेट स्क्वायर का मैंने नंबर पास कर दिया 10। ये क्या करेगा, ये 5 का स्क्वायर निकालेगा, ये 5 का स्क्वायर निकालेगा, ये 10 का स्क्वायर निकालेगा, दोनों वेरिएबल्स के अंदर आ गए। और मैंने यहाँ पे कह दिया console.log sq01 प्लस sq02 दोनों को ऐड करके सम करके प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ आता हूँ मैं, इसको math.js को एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, तो मेरे पास जनाब आ गया 125 दोनों का आंसर आ गया, यानी वो सारी कैलकुलेशन है मेरे पास उसका आंसर आ गया। इसी तरह मैंने इसके अंदर मल्टीपल तरह के फंक्शंस बना रही है, और अब ये फंक्शन जो है मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास होता क्या है, जब एक प्रोजेक्ट बनता है तो उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स होती हैं, फाइल्स की हायरार्की होती है कि मल्टीपल फाइल्स होती हैं, और फिर वो एक आप मेन फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं और उसके अगेंस्ट में वो क्या काम करती है, वो बाकी दूसरी फाइल्स को लोड करवाती है और वो उनसे अपना काम करवाती है।
जैसे अगर मैं एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूँ तो वहाँ पे हो सकता है कि आप इस तरह काम करें कि आप वहाँ पे एक स्टूडेंट्स की अलग फाइल बनाएं, उसकी अटेंडेंस की अलग फाइल बनाएं, उसकी फीस के लिए आप मेंटेन करने के लिए अलग फाइल बनाएं, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी अटेंडेंस मैनेज करने के लिए एक अलग फाइल बनाएं, अलग मॉड्यूल बनाएं जिसको हम कह सकते हैं, और फिर वो सारे मॉड्यूल मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। सही है। अच्छा, तो मैंने क्या करा जनाब, ये मैंने एक मैथ के नाम की फाइल बनाई हुई, एक और फाइल बनाई। चलें अभी थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे। अब मैंने क्या करा, ये वाली जो मुझे कैलकुलेट स्क्वायर है ये मैंने यहाँ पे तो यूज़ कर लिया। थोड़ी देर के लिए कह लें मुझे ऐप डॉट जेएस के अंदर भी अलग कैलकुलेट स्क्वायर फंक्शन चाहिए, तो क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे यहाँ से इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे जाके इस फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फंक्शन हो, क्लास हो, वेरिएबल हो, कोई भी चीज़ हो आपकी, आप उसको एक्सपोर्ट करा सकते हैं और देन आप उसको इंपोर्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले एक तरीका ये कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ EXPORT एक्सपोर्ट फंक्शन और कैलकुलेट स्क्वायर। अब क्या हो गया, ये फंक्शन ना सिर्फ इस वाली फाइल के अंदर यूज हो सकता है बल्कि ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है इस फाइल से, यानी बाहर दूसरे लोग इस फाइल को, इस फंक्शन को इंपोर्ट करा सकते हैं। फंक्शन को इंपोर्ट कराने के लिए करना पड़ेगा, आपने लिखना इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट्स। सर जी दोस्त कहिए। सर एक्सपोर्ट के आगे डिफॉल्ट भी तो लिखते थे। जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ इसके ऊपर, मैं अभी आ रहा हूँ इसके ऊपर। इंपोर्ट फ्रॉम, और अपनी उस फाइल का रेफरेंस पास कर दिया आपने। फॉर एग्जांपल मेरी फाइल उसी फोल्डर में रखी हुई थी तो मैंने लिख दिया ./math। अच्छा, एक्सपोर्ट कराते वक्त आपकी फाइल के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक ही चीज़ एक्सपोर्ट कराएं, आप मल्टीपल चीज़ें भी एक्सपोर्ट करा सकते हैं। अगर मैं लिखता है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, यानी डिफ़ॉल्ट पे ये चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है, और इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो दूसरी चीज़ें भी एक्सपोर्ट करा सकता हूँ। ये समझाने के लिए मैं क्या करूँगा जनाब, अभी यहाँ से मैंने डिफ़ॉल्ट हटाया, थोड़ी देर में आता हूँ इसके ऊपर में, और मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर आके मैंने इस वाली चीज़ को इंपोर्ट कर लिया, किसी चीज़ को, कैलकुलेट स्क्वायर को। अच्छा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है इसलिए आप इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इंपोर्ट करेंगे। आपने देखा होगा इंपोर्ट कराने के दो तरीके थे हमारे, जैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो एक तरीका तो ये था कि इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, और एक तरीका क्या था आपके पास, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, एक दूसरा तरीका ये था। तो कुछ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ रहे हैं और कुछ बगैर कर्ली ब्रैकेट्स के आ रहे हैं। वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है जब हम अभी देख रहे हैं कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, वो आपके साथ सिर्फ एक्सपोर्ट का वेरिएबल आपके पास कीवर्ड लगा है, वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, तो आपको इंपोर्ट करवाते वक्त इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इंपोर्ट कराना पड़ेगा, और वही एग्जैक्टली नाम देना पड़ेगा, कैलकुलेट स्क्वायर, जिस नाम से आपने एक्सपोर्ट करा था। सही है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे क्या करा जनाब, कैलकुलेट स्क्वायर एक्सपोर्ट करा दिया था, यहाँ पे इंपोर्ट कराया, और जो बाकी काम हो रहा था वो यहाँ से कट करके यहाँ पे ला के रखा और यूज़ कर लिया। यहाँ पे सिर्फ उसका रेफरेंस पास करा है मैंने, देख रहे हैं, उस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा मैं। अगर कॉल कर लूँगा तो सारी कहानी खत्म हो गई। कॉल नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का, अगर फंक्शन था तो फंक्शन को ताकि यूज़ कर सकूँ, मैंने उसका सिर्फ रेफरेंस इंपोर्ट कराया, उस फंक्शन को रेफरेंस को फिर मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, कॉल कर लिया लाइन नंबर 5 और 6 के ऊपर। देन अब मैं एग्जीक्यूट किसको करूँगा, अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा app.js को। app.js क्या काम करेगी, ये इस वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट करेगी, उसमें से ये वाली चीज़ निकालेगी और फिर वो app.js के अंदर यूज़ होगी। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है math.js की, लेकिन हम इसको यूज़ कहाँ कर रहे हैं, app.js के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कहा नोड app.js, क्या कहते हैं जनाब, इंपोर्ट यहाँ पे नहीं लिखना मुझे, सॉरी, इंपोर्ट कराने के लिए अनएक्सपेक्टेड टोकन इंपोर्ट क्यों अनएक्सपेक्टेड टोकन है, सर फंक्शन का पहला अल्फाबेट कैपिटल नहीं होगा, नहीं लाइक नहीं इस नहीं तरह नहीं नहीं, वो रिएक्ट की कॉन्सेप्ट है, वो रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन का नाम का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसको एज वेरिएबल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ अगर मैं, इक्वल्स टू फंक्शन, और अब हमने इसको इंपोर्ट कराया तो ये क्यों मसला कर रहा है, इंपोर्ट इज नॉट फिर सेमी कॉलन लगा के चेक करें। नहीं दोस्त, सेमीकोलन का मसला भी नहीं बचा, एक मिनट रुकिएगा जरा प्लीज, लेट मी, ये तो थोड़ी अजीब सी बात हो गई, बहुत बेसिक सी बात हो गई, मैं क्या गलती कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आया। Since Node 13 you can use either MJS extension or set type module in your package registration, you don't need to set experimental.
Since not 12, you either use m.mgs extension or set type equals to module in your package.json and run your flag with experimental module. सर वो हमारी पास फाइल में मॉड्यूल्स होती थी, वो इसकी वजह से तो नहीं? नोड मॉड्यूल्स होते हैं जब इसकी बात कर रहे हैं। ओके सॉरी। ठीक है, मैं समझ गया। मैं आपको बताता हूँ हो रहा क्या, प्रॉब्लम क्या हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो रहा है जनाब कि ये जो इंपोर्ट है ना, ये नोड जेएस के अंदर अभी इसकी फुल फ्लैश सपोर्ट नहीं है। नोड जेएस के अंदर आपको वही पुराना काम करना पड़ेगा कि आपको रिक्वायर करना पड़ेगा। रिक्वायर और इंपोर्ट जो है वो एक ही तरीके का काम करते हैं कि आपने जैसे यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट करवाया हुआ है, तो यहाँ पे रहूँगा, मैं कहूँगा लेट मैथ डॉट मैथ इक्वल्स टू रिक्वायर REQUIRE रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर मैं लिखूँगा डॉट स्लैश मैथ। तो ये पूरा मैथ वाला मॉड्यूल रिक्वायर हो गया। अब मैथ डॉट कैलकुलेट स्क्वायर यहाँ पे करूँगा, मैथ डॉट कैलकुलेट स्क्वायर और मैथ डॉट कैलकुलेट स्क्वायर। इस तरह इंपोर्ट आपके पास अवेलेबल है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो ये आपको एक्सपेरिमेंटल फ्लैग पास करना पड़ता है। अभी हम थोड़ी देर बाद इस पर जाएंगे, अभी बहुत बेसिक से देख रहे हैं। तो बहुत बेसिक से देखने के लिए हमने क्या करा, हमने रिक्वायर के नाम का एक कीवर्ड यूज़ कर। रिक्वायर क्या काम करता है, आपको फाइल इंपोर्ट करवा के दे देता है, ये कह लीजिए। ठीक है, तो इसको मैंने करा क्लियर, और अब मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया। एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। अब क्या मसला है जनाब, अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपोर्ट। ये तो बहुत बेसिक सी गलती कर रहा हूँ मैं यानी मुझे ज़रूरत है कि मैं जाऊँ और वापस रिवाइज करूँ बेसिक्स। एक्सपोर्ट में क्या मसला है जनाब, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को यहाँ से बाहर भेजना है। आपने कहा एक्सपोर्ट, पहले डिफ़ॉल्ट अगर एक्सपोर्ट करके देख लें कैलकुलेट स्क्वायर, उसको इंपोर्ट कराएं यहाँ पर, और अब मैंने एग्जीक्यूट कराया तो एक्सपोर्ट क्यों नहीं मान रहा। ओके, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यार, वो पुराना वाला तरीके से काम करना होगा। MODULE मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। मैं इसको आपको समझाता हूँ अभी, एक मिनट। ठीक है, अब मेरे पास वो app.js को एग्जीक्यूट करा मैंने, तो मेरे पास 125 मेरे पास आंसर आ गया। मैंने क्या करा, यहाँ पे आया, मैंने एग्जीक्यूट करा नोड app.js, तो app.js ने काम करा अपना, और मुझे मैथ वाली जो मैंने फाइल बनाई हुई थी, उस वाली फाइल के अंदर से कैलकुलेट स्क्वायर का फंक्शन एग्जीक्यूट करा के मुझे उसका आंसर दे दिया 125। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट ही पुराना तरीका था। मैं एक्चुअली रिसेंटली पिछले कुछ सालों से इसको यूज़ नहीं करा हुआ, इस वाले प्लेन वाले सिंपल तरीके को। ये जब हमने पढ़ा था तब भी हमने ये तरीका यूज़ करा था। क्या होता है ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने एक्सपोर्ट, आप क्या बाहर भेजना चाह रहे हैं वो बताते हैं, और रिक्वायर की मदद से आप उसको इंपोर्ट करवाते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कीवर्ड्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि उसके लिए आपको ये एक फ्लैग पास करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के नाम का, जो कि हम बाद में करके देख लेंगे। पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स को देख लेंगे, बेसिक्स कैसे काम करती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा देखिए हुआ क्या, आपने एक फंक्शन बना के रखा हुआ था, इसका नाम था कैलकुलेट स्क्वायर, का नाम कैलकुलेट स्क्वायर। आपने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के नाम का एक आपके पास रिजर्व वर्ड या कीवर्ड आपके पास पड़ा हुआ है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के अंदर आप जो जो अटैच करते चले जाएंगे वो आपको बाहर मिलता चले जाएगा। जो जो आपने जहाँ पे भी आप इस फाइल को रिक्वायर करेंगे, इस वाले मॉड्यूल को रिक्वायर करेंगे। तो यहाँ पे समझाने के लिए दोबारा से मैंने क्या करा जनाब, दोबारा से समझाने के लिए F01 के अंदर मैंने एक नई फाइल बनाई, न्यू फाइल बनाई इसके अंदर, या एक नया फोल्डर बना लेते हैं। नया फोल्डर बनाया यहाँ पे मैंने STUDENT, स्टूडेंट के नाम का एक फोल्डर बना लिया। फोल्डर के अंदर तो डॉट नहीं आएगा, तो यहाँ पे देन मैंने इसके अंदर नई फाइल्स बनाई। मैंने कहा attendance.js, attendance.js के बाद मैंने यहाँ पर एक और फाइल बनाई। अच्छा, फाइल का नाम कैपिटल के अंदर रख लें या स्मॉल के अंदर रख लें, कोई कन्वेंशन बना लें, कोई ऐसा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं कि आपका फाइल का या फंक्शन का कीवर्ड जो है, फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए। एक अटेंडेंस बना ली मैंने, और एक नई फाइल बना ली मैंने enroll.js। enroll.js के अंदर से मैंने क्या कहा जनाब, मैंने कहा एक दो फंक्शन होंगे यहाँ पे, फंक्शन एड न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे एक और फंक्शन होगा फंक्शन
गेट ऑल students स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक लोकल एरे बनाई मैंने, लेट ARR इक्वल्स टू, या इसको ARR की जगह मैंने कह दिया students स्टूडेंट्स इक्वल्स टू एक एम्प्टी एरे बना ली। और फिर ऐड न्यू स्टूडेंट के अंदर मैंने क्या कहा, मैंने कहा नेम आएगा, और मैंने कहा जो भी नेम आए वो स्टूडेंट्स की लिस्ट के अंदर पुश कर देना। जो नेम आए, नेम जो भी आए, गेट ऑल स्टूडेंट्स के अंदर क्या करना, रिटर्न कर देना स्टूडेंट्स की लिस्ट पूरी। ये हमारे स्टूडेंट्स का मॉड्यूल हो गया। अब बाहर ताकि मैं इस वाले फंक्शन को यूज़ कर सकूं, ऐड न्यू स्टूडेंट को और गेट ऑल स्टूडेंट्स को, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मॉड्यूल MODU डॉट एक्सपोर्ट्स EXPORTS मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के अंदर आप क्या बताते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के अंदर फिर आप आके बता देते हैं अपनी अपनी चीज़ें जो भी आपको बाहर भिजवानी है। तो मैंने ये वाला फंक्शन भिजवाना है, तो एक तरीका क्या हो सकता था, मैं लिख दूँ डॉट A इक्वल्स टू ये वाला फंक्शन ऐड न्यू स्टूडेंट। तो बाहर वाली चीज़ को जो भी enroll डॉट जेएस को इंपोर्ट करवाएगा, उस जो भी enroll डॉट जेएस को रिक्वायर करवाएगा, उसको ए के नाम का एक फंक्शन मिलेगा जिसके अंदर एक्चुअली इस वाले फंक्शन का रेफरेंस पड़ा होगा, ऐड न्यू स्टूडेंट का फंक्शन का रेफरेंस पड़ा होगा। ठीक है, और या फिर मैं इसको पूरी मर्जी का अपना नाम दे दूं, जैसे मैंने कहा गेट ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे गेट ऑल स्टूडेंट्स कर दिया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए दोबारा वापस भी कर रहा हूँ, ऐड न्यू स्टूडेंट कर रहा हूँ। हम थोड़ी देर में वापस आएंगे तो उसको मैं आपको समझा पाऊंगा कि इसमें और क्या क्या तरीके आपके पास अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अटेंडेंस नोट जिसके अंदर आया मैं, तो मैंने कहा अच्छा इसको मैं बजाय इसके कि नाम रखूं, मैंने इसको रख दिया एक ऑब्जेक्ट नेम कॉलन नेम और present कॉलन फॉल्स। ठीक है, अटेंडेंस डॉट जेएस के अंदर है, अटेंडेंस डॉट जेएस के अंदर कि मैंने कहा फंक्शन मार्क एज प्रेजेंट। मार्क एज प्रेजेंट को क्या मिलेगा जनाब, मार्क एज प्रेजेंट को मिलेगा नेम मिलेगा सिर्फ। ये क्या काम करेगा जनाब, ये काम ये करेगा कि इसको सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स चाहिए, सारे स्टूडेंट्स चाहिए, तो मैंने कहा रिक्वायर कर लो लेट ऑल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू रिक्वायर REQUIRE रिक्वायर कर लो क्या चीज़, ऑल सारे इनरोल का मॉड्यूल, क्योंकि इनरोल के अंदर से ऑल स्टूडेंट्स का मिल जाएगा मुझे। तो मैंने कहा इसको इनरोल ही कह देते हैं, INROLL। देन मैंने यहाँ पे आके लिखा इनरोल डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स निकालो, डॉट फिल्टर, फिल्टर करो मेरे जिसका नाम फिल्टर किस तरह काम करता है आपने देखा हुआ है पहले कि ये एक एरो फंक्शन लेता है, एरो फंक्शन चल जाए, यहाँ पे प्रॉब्लम ना करे मेरे पास, क्योंकि वही हम पुराने वाले प्लेन नोड जैसे यूज़ करें, यहाँ पे हम कोई थर्ड पार्टी एक्सटेंशन यूज़ नहीं कर अभी तक। बहरहाल एक STU आया, जहाँ पे STU डॉट नेम इस वाले नेम के बराबर हो जाए जो भी मैंने बाहर से नेम पास करा है। तो यहाँ पे मैंने कहा वार या लेट मैचिंग STUDENT स्टूडेंट इक्वल्स टू दिस, और फिर मैंने कह दिया मैचिंग स्टूडेंट डॉट प्रेजेंट इक्वल्स टू फॉल्स था डिफ़ॉल्ट पे, इसको ट्रू करवा दिया, मार्क एज प्रेजेंट करा दिया एक फंक्शन, और इसी तरह मैंने एक फंक्शन बना दिया मार्क एज ABSENT मार्क एज एब्सेंट, और यहाँ पे प्रेजेंट को मैंने यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स करा दिया FALS फॉल्स। और इसी तरह इस वाली फाइल से भी दो फंक्शंस को एक्सपोर्ट करा दिया मैंने, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू प्रेजेंट मार्क एज प्रेजेंट, और मार्क एज एब्सेंट को भी यहाँ से एक्सपोर्ट करा दिया। सर ये जरा समझाइए क्या किए। बिल्कुल मैं अभी समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। पहले मैंने दिखाया क्या करा, पहले मैंने करा ये कि मेरे पास एक दो डिफरेंट फाइल्स है मेरे पास, एक फाइल जो है मेरे पास इनरोल के नाम की है और एक फाइल मेरे पास अटेंडेंस के नाम की है। मैथ डॉट जेएस को और ऐप डॉट जेएस को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। ये दोनों फाइल्स स्टूडेंट की डायरेक्टरी के अंदर रखी हुई हैं, पहली फाइल अटेंडेंस के नाम की है और दूसरी फाइल इनरोल के नाम की। अटेंडेंस के नाम की फाइल के अंदर क्या होता है जनाब, अटेंडेंस के नाम की फाइल के अंदर मेरे, बल्कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं इनरोल के अंदर। इनरोल के अंदर की फाइल के अंदर क्या होता है जनाब, मेरे पास एक स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है, एक एरे है। ऐड स्टूडेंट के अंदर क्या होगा, ऐड स्टूडेंट का फंक्शन जब भी बाहर से कोई कॉल करेगा वो नाम पास करेगा, मैं कहूँगा जो भी नेम आया उस वाले नेम के स्टूडेंट को ऐड कर लो और डिफॉल्ट पे उसको प्रेजेंट जो है वो फॉल्स रखना, वो प्रेजेंट नहीं है। मेरे पास इसी फाइल के अंदर एक और ऑप्शन है गेट ऑल स्टूडेंट्स का। गेट ऑल स्टूडेंट्स का फंक्शन क्या काम करता है, ये भी ये काम करता है कि जो मेरी पूरी ये लिस्ट है, जो एरे है, ये इस पूरी एरे को रिटर्न कर देता है, यानी बाहर कोई भी इस एरे को यूज़ कर सकता है। दो काम हो गए। यहाँ से ये दोनों फंक्शन को मैंने एक्सपोर्ट भी करा दिया। जब दोनों फंक्शन एक्सपोर्ट हो गए
तो अटेंडेंस डॉट जेएस के अंदर आए, मैंने क्या करा, पहले इनरोल वाली फाइल को इंपोर्ट कराया, रिक्वायर करवाया इस वाली फाइल को, क्योंकि मुझे ये वाली एरे चाहिए थी। ये वाली एरे बाहर डायरेक्ट नहीं ले सकता मैं, क्योंकि ये इस वाली फाइल का लोकल वेरिएबल है। इस वाली फाइल के अंदर से जब तक मैं, या तो फिर मैं इसको एक्सपोर्ट करवाऊँ कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट स्टूडेंट्स इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने अभी तक एक्सपोर्ट नहीं करवाया तो मैं डायरेक्टली इस वाली वेरिएबल को, एरे को बाहर यूज़ नहीं कर सकता था। उसके लिए मैंने क्या करा, उसके लिए मैंने करा ये कि ये गेट ऑल स्टूडेंट्स के नाम का फंक्शन बना के रखा हुआ था। तो मैंने ये गेट ऑल स्टूडेंट्स के नाम का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, पूरी ये वाली पूरी एरे आ गई। अभी जो भी इसकी एरे के अंदर जो भी जितने भी मेम्बर्स रखे हुए थे वो सारे के सारे मेम्बर्स आ गए। जब ये सारे मेम्बर्स आ गए तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो अभी मेरे मैचिंग नाम वाला मेंबर है वो निकालो और उसका प्रेजेंट को ट्रू कर देना, और जो मैचिंग नाम वाला मेंबर है वो निकालो। फिल्टर ये काम करता है ना, आपको डॉट फाइंड करना पड़ेगा ताकि एक निकाले। फिल्टर तो आपको बहुत सारे निकाल के दे देता ना मैचिंग। तो मैंने कहा जो भी पहला स्टूडेंट मैचिंग नाम का मिले वो निकालो, उसको प्रेजेंट कर देना यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कह दिया उसको एब्सेंट मार्क कर देना। तो मार्कस प्रेजेंट को भी बाहर एक्सपोर्ट कर दिया, मार्कस एब्सेंट को भी बाहर एक्सपोर्ट करा दिया। अब ये जो स्टूडेंट के नाम का फोल्डर है ये टोटल 4 फंक्शन एक्सपोर्ट करा रहा है, 2 फंक्शन इनरोल से और 2 फंक्शन अटेंडेंस से। अब मैं आऊँगा app.js के अंदर और इनको मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो मैंने कहा let enrollstudents enroll students, आपकी मर्जी का वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, रिक्वायर कर लेते हैं ./students के अंदर से enroll.js को, और एक और इसी तरह मेरे पास है अटेंडेंस, इनरोल का ई स्मॉल रखना चाहिए यहाँ पे, ATTENDNC, अटेंडेंस स्टूडेंट्स के नाम की डायरेक्टरी फॉर एग्जांपल, और स्टूडेंट्स के अंदर से क्या इंपोर्ट करा लें यहाँ पे, स्टूडेंट के अंदर से अटेंडेंस को, स्टूडेंट के अंदर से अटेंडेंस मिला क्यों नहीं इसने मुझे, खुद से अटेंडेंस डॉट जेएस को इंपोर्ट करा लो। दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास। देन हम आते हैं, हम इनरोल के अंदर से, इनरोल स्टूडेंट्स के अंदर को फंक्शन को यूज़ करते हैं। मैंने कहा इनरोल डॉट, अब यहाँ से देखें 2 मेथड एक्सपोर्ट हो रहे, तो दोनों मुझे यहाँ पे लें, कौन कौन से, ऐड न्यू स्टूडेंट और गेट ऑल स्टूडेंट्स। तो मैंने ऐड करवाया पहले एक स्टूडेंट को जिसका नाम रख दिया फॉर एग्जांपल मैंने रहीम, ठीक है। एक और स्टूडेंट को मैंने ऐड करा जिसका नाम रख दिया मैंने थोड़ी देर के लिए ताबिश, ठीक है। और मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग इनरोल स्टूडेंट्स डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स। गेट ऑल स्टूडेंट्स क्या काम करेगा, आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी लिस्ट आपको ला के दे देगा। app.js को एग्जीक्यूट कराया तो देखिए आपके पास 2 स्टूडेंट्स दिखा रहा है कि एक रहीम और एक ताबिश, दोनों भी एब्सेंट है, मार्कस प्रेजेंट दोनों का फॉल्स हुआ है। तो मैंने ये वाली लाइब्रेरी को यूज़ करा, जो मेरा दूसरा मॉड्यूल था अटेंडेंस स्टूडेंट के नाम का। मैंने कहा अटेंडेंस डॉट मार्क एज प्रेजेंट, किसको प्रेजेंट मार्क कर दिया मैंने, ताबिश को मैंने कहा प्रेजेंट मार्क कर दो। और फिर दोबारा मैंने इस वाली एरे को लॉक करवाया, तो अब मुझे पहले क्या दे रहा था, पहले फॉल्स दे रहा था प्रेजेंट, और अब मुझे क्योंकि मैं इसको प्रेजेंट मार्क करवा चुका हूँ तो अब वो मुझे क्या देना चाहिए, उसको ट्रू देना चाहिए। कैन नॉट सेट प्रेजेंट ऑफ अनडिफाइंड, क्यों भाई, मार्क इज प्रेजेंट, मार्क इज प्रेजेंट, मेरा कोड यहाँ पे ब्रेक हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या था अनडिफाइंड मिला इसको। अच्छा करना है यहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हम करते ये हैं कि कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर भी करवा लेते हैं stu को, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लियर करा, नोड app.js को एग्जीक्यूट कराया, तो यहाँ पे तो मिल रहा है, ऑब्जेक्ट तो मिल रहा है, ओके रिटर्न नहीं करवाया था मैं, सॉरी, यहाँ पे ये रिटर्न स्टेटमेंट होती है, तो कर्ली ब्रैकेट हटा दी, तो अब वो रिटर्न करवा रहा है उसको। नोड app.js को, तो पहले मेरे पास क्या हुआ जनाब, मेरे पास ये दोनों एग्जीक्यूट है। फर्स्ट टाइम मेरे पास दोनों फॉल्स आ रहे थे, और सेकंड टाइम क्योंकि मैं यहाँ पर app.js के अंदर आके कह चुका हूँ कि अटेंडेंस वाले मॉड्यूल को यूज़ करते हुए प्रेजेंट मार्क कर दो ताबिश को, तो अब नीचे देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट ताबिश जो है वो प्रेजेंट मार्क अपेयर हो रहे हैं यहाँ पे। ये क्या चीज़ है जनाब, ये सिंपल आपको ये डेमो कराया जा रहा है कि कैसे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टर्मिनल पे कमांड लाइन पे अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। अभी तक हमें ये काम करने के लिए क्या करना पड़ता था, या तो हमें ये फाइल किसी एप्लीकेशन से पार्ट बनानी पड़ती थी,
या जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन कोड बनानी पड़ती थी, उसको हमें ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट करवाना पड़ता था, पहला काम। दूसरा काम ये कि वहाँ पे मॉड्यूल सिस्टम अवेलेबल नहीं था जिसकी मदद से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवा सकें। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? तभी सर फिर ये अपने अटेंडेंस में, हाँ बोले। ये अटेंडेंस में जहाँ आपने मार्केस वो किया क्या प्रेजेंट किया है, वो फाइल लगाई इधर। मार्केस प्रेजेंट की फाइल देखिए प्लीज, ये देखिए, ये रही मार्केस प्रेजेंट की फाइल। सारे स्टूडेंट्स की एरे उठाई, जब सारे स्टूडेंट्स की एरे आ गई तो मैंने क्या करा, उस एरे में से फाइंड करके निकालो एक ऐसा वाला जिसका नाम जो है वो मेरे वाले जो मैंने बाहर से नाम प्रोवाइड करा है नेम के वेरिएबल के अंदर, उससे मैच कर जाए। तो बाहर से देखिए app.js के अंदर मैंने क्या नाम पास करा है, ताबिश पास करा है। तो इसने क्या करा, उसने क्या एनरोल वाले फोल्डर के सॉरी एनरोल वाली मॉड्यूल के अंदर से गेट ऑल स्टूडेंट्स का मेथड कॉल करा, सारे स्टूडेंट्स आ गए, उसमें से एक निकाला उसने जो जिसका नाम जो था वो मैच कर रहा था, जिसका नाम मैच कर रहा था वो निकाला, और उसके लिए उसने प्रेजेंट को ट्रू मार्क कर दिया। सर ये काम हम टर्नरी ऑपरेटर्स की मदद से भी तो कर सकते हैं। करने के टर्नरी ऑपरेटर से भी कैसे करेंगे आपको कैसे, मुझे थोड़ा सा आइडिया दें। ट्रू फॉल्स वाला काम है ना। हाँ ट्रू फॉल्स वाला काम है, लेकिन पहले आपको वो एरे में से मेंबर निकालना था ना। वो देखें, वो तो एरे में से मेंबर निकालने के 3 4 5 तरीके हो सकते थे, फॉर को लूप लगा सकते थे, फिल्टर का मेथड यूज कर सकते थे, फाइंड का मेथड यूज कर सकते थे। अभी हमारे लिए वो चीज़ समझने की जरूरत नहीं है। पहली चीज़ हमारी जो समझनी है अभी फिलहाल, इस चीज़ एक्सरसाइज का मकसद क्या है, इस एक्सरसाइज का मकसद ये है कि आपको रिक्वायर कैसे यूज करना है और एक्सपोर्ट्स कैसे यूज करना है वो समझ में आ जाए। ठीक। ठीक है, अच्छा। तो अभी पहले अपने वर्ड में नोड जेस कैसे इस्तेमाल करते हैं, या क्या चीज़ हमारे पास हेल्प कर रही है, नोड जेस की चीज़ क्या चीज़ का नाम है वो थोड़ा सा बता दिए, फिर इस वाली चीज़ पे आते हैं, इसको समझा दिएगा एक वर्ड अपने वर्ड्स में, तो फिर मैं 1 2 3 चीज़ें और दिखा दूंगा इसमें। डन डन। अच्छा देखें, हाँ बस यार हमने अब तक क्या किया, हमने कुछ भी जो जावास्क्रिप्ट की चीज़ें इस्तेमाल करी हैं उसको हम जो है वो ब्राउज़र पे इस्तेमाल कर रहे होते थे। अब नोड जेएस पे हमारे पास क्या है कि नोड जेएस को यूज़ करते हुए जावास्क्रिप्ट हमें जो है वो बाहर भी अवेलेबल उसने कर दी है यूजिंग द नोड जेएस। यानी आप तो यहाँ पे क्या है, हमने फाइल में इस्तेमाल करी, कुछ भी हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ भी जो हम काम कर रहे हैं वो हम नीचे टर्मिनल पे देख पा रहे हैं। अच्छा जी, अभी तक हमने इसमें नोड जेएस में जो है कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं करी है, जो कि हम अभी आगे जाके करेंगे तो हमारा काम और थोड़ा सा वो ईजी हो जाएगा। बट फॉर नाउ बेसिक अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने फाइल बना रहे हैं 2 3 और उसको आपस में कैसे कनेक्ट करवा रहे हैं वो हमने चीज़ें देखी हैं। मैंने अगर किसी भी फाइल में अगर कोई चीज़ बनाई है, कोई फंक्शन लिखा है, कुछ भी काम किया है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये फंक्शन, जाहिर सी बात है मैंने एक फाइल तो नहीं बनाऊंगा, मैं 2 3 फाइलें बना रहा हूँ। अब उन सबको आपस में कनेक्शन किस तरीके से करना होगा वो हमने देखा यहाँ पे। अगर मुझे कोई भी मैंने फाइल बनाई है और उस फाइल को मुझे उस फाइल का कोड, जाहिर सी बात है मुझे अगर दूसरी फाइल में इस्तेमाल करना है, तो जिस फाइल का कोड मुझे दूसरी फाइल में इस्तेमाल करना है तो उस फाइल से मैं उस चीज़ को जो है वो मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के थ्रू जो है वो उसको मैं एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ, ताकि ये चीज़ जो है, ये जो कोड लिखा है मैंने इस फाइल का, ये मैं किसी और फाइल में उसको इस्तेमाल कर सकूँ। यहाँ पे देखिए हमने 2 फंक्शन बनाए हुए, मार्कस प्रेजेंट के नाम से, मार्कस प्रेजेंट के नाम से। अभी 2 चीज़ें मैंने बनाई हुई तो हैं, लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है ये 2 फंक्शन में कहीं और उसको इस्तेमाल करने की चाह रहा हूँ। जब ये दोनों फंक्शन में कहीं और इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ तो मुझे इस फाइल से जो इन दोनों को जो है एक्सपोर्ट करवाना होगा। मैंने क्या किया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया, मार्कस प्रेजेंट को मैंने करवाया और उसका नाम दे दिया मैंने। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया, मार्कस एब्सेंट को मैंने उसको जो है वो दोनों को एक्सपोर्ट करवा लिया। अब जहाँ पे भी अब मैं इसको किसी भी फाइल में जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब किसी भी फाइल में इस्तेमाल करूँगा तो मैं क्या करूँगा, जैसे हम रिएक्ट में ऊपर इंपोर्ट करवा रहे होते थे, इसमें जो है हम रिक्वायर लगा देंगे। किसी भी वेरिएबल का आप उसको कुछ भी नाम देना चाहें आप नाम दे सकते हैं। जैसे ऊपर आपने नॉट नेसेसरी कि आप जिस नाम से उसको एक्सपोर्ट करवा रहे हैं उसी नाम से जो है वो उसको रिक्वायर करवाएं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं उसको, आपने लेट दिया, आपने कुछ भी नाम दिया उसको और रिक्वायर करके आपने उसको फाइल का एड्रेस दे दिया। अब वहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा होगा वो आपको रिक्वायर में मिल जाएगी। जब आपको वो रिक्वायर में मिल गया तो अब आपने जो भी काम यानी उस फंक्शन को यूज़ करना है वो आप उस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको जो दूसरी वाली फाइल का कोड है वो भी आपको मिल जाएगा। तो यानी जिस फाइल में मुझे कॉल करवाना है, चीज़ इस्तेमाल करनी है, वहाँ पे मैं रिक्वायर लगा रहूँगा और जहाँ से मुझे उसको एक्सपोर्ट करवाना है वहाँ पे मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर रहूँगा। रन करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने बस एक नोड का कीवर्ड लिखा और आपने फाइल का नाम लिखा तो आपके पास जो है वो वाली फाइल, वो पर्टिकुलर फाइल जो है वो रन हो जाएगी। जी जनाब,
तो ये आपको थोड़ा सा अभी तक जो हमने चीज़ें करके देखी वो भी बता दी ताबिश ने, और नोड जेएस क्या चीज़ है ये भी आपको थोड़ी सी ताबिश ने बता दी। अच्छा, हमारा प्राइमरी मकसद क्या नोड जेएस को यूज़ करने का? हमारे प्राइमरी मकसद ये नोड जेएस को यूज़ करने का कि हम सर्वर साइड डेवलपमेंट कर सकें। HTTP जो सर्वर्स बनते हैं नोड जेएस, जो एक्चुअली रेस्ट एपीआई सर्वर्स बनते हैं, वो बनाने के लिए भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो हैं वो PHP यूज़ करते हैं, कुछ लोग उसी के लिए Node.js यूज़ करते हैं, कुछ लोग उसी के लिए जावा यूज़ करते हैं। डिफरेंट चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, डिफरेंट टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप ये देखते हैं कि आपकी ज़रूरत किससे पूरी हो रही है और आप वो टूल यूज़ करते हैं। हम आपको फॉर एग्जांपल Node.js के अंदर सर्वर साइड डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा Node.js के अंदर ही अपने सारे सर्वर्स बनाएं। आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर नोड अपना सर्वर बना सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप जब एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके रिक्वायरमेंट के लिहाज से बेहतर टेक्नोलॉजी सेट या बेहतर लैंग्वेज कौन सी है, और वो लैंग्वेज या वो टेक्नोलॉजी सेट यूज़ करते हुए आपको अपनी डेवलपमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे अगर Node.js आती है तो मुझका मतलब ये नहीं कि मैं जितने भी एप्लीकेशन बनाऊंगा, जितने भी सर्वर्स बनाऊंगा, सबके अंदर Node.js इस्तेमाल करता हूँ, बल्कि मुझे देखना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज या कौन सा फ्रेमवर्क मेरे प्रोसेस को या मेरी एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ तक लेकिन जी सारे तो इसमें हम नहीं सीखेंगे। हाँ, हम अभी फिलहाल जो सीख रहे हैं वो Node.js को यूज़ करते हुए देखेंगे। इस वाले जो कोर्स है इसके अंदर हम Node.js देख रहे होंगे इंशाल्लाह। सारे देखना मतलब लिटरली पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, एक सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लैंग्वेज हमारे मतलब एप्लीकेशन के लिए सुटेबल है या बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो Node.js कहाँ पे काम आती है, Node.js का क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा सा हम पहले बेसिक्स देख लेंगे इंशाल्लाह। फिर हम यहाँ पे देखना शुरू करेंगे कि नुकसानात क्या होने शुरू होते हैं, फ़ायदे क्या है, नुकसानात क्या हैं, सब चीज़ें इंशाल्लाह एक-एक करके देखेंगे। सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है, थोड़ा सा उसको आइडिया है आपको, लेकिन आपको अब यहाँ पे इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। ब्लॉकिंग कॉल क्या होती है, नॉन ब्लॉकिंग IO क्या चीज़ है, इसको मैं थोड़ा सा एक दफ़ा बता दूंगा तो फिर मेरे लिए समझाना ये वाली चीज़ बात आसान हो जाएगी कि Node.js कहाँ पे यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग के बाद मुझे ये वाली बात याद दिलाइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर आपको Node.js एक फेवरेबल हो सकती है, अच्छी चीज़ हो सकती है, कहाँ किन प्रोजेक्ट के लिए Node.js बेहतर हो सकती है। अच्छा, तो ये क्या देखा जनाब हमने देखा कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स कैसे यानी रिक्वायर और एक्सपोर्ट कैसे काम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँ इस तरह, या अगर मैं चाहता तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता था कि module.exports.mark प्रेजेंट, और यहाँ पे पूरा फंक्शन लिख देता, फंक्शन का रेफरेंस पास करने के बजाय पूरा फंक्शन यहाँ पे लिख देता फंक्शन, और ये वाला फंक्शन की बॉडी पूरी उठा के लेकर आ जाओ यहाँ से यहाँ तक, और ये फंक्शन यहाँ रख दो, ऐसे लिख देता तो ये भी वही वाली बात होती। पहले मैंने यहाँ पे फंक्शन का रेफरेंस पास करा था, अब दूसरी दफ़ा मैंने पूरा फंक्शन यहाँ लिख दिया, यहाँ से ये हटा दूँ, जो पहले लिखा था एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ, ये कोई फंक्शनलिटी डिफरेंस नहीं है। या अगर मैं चाहता तो यहाँ पे अभी मुझे एरो फंक्शन की सपोर्ट मिल रही है, अच्छी बात है लकीली, तो मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना देता हूँ, तो ये भी सही वही बात है। हाँ, नेम देखें इसके पैरामीटर में है ना, तो ये नेम मुझे यहाँ पे भी पैरामीटर में चाहिए होगा। हाँ, अब वो सेम बात है जो मुझे इस तरह लिखूँ और एक्सपोर्ट कराऊँ अलग से, ये इस तरह लिख के साथ साथ एक्सपोर्ट करा दूँ, तो ये भी सेम बात है। फंक्शन लिखूँ, फंक्शन कीवर्ड लिखूँ, या एक एरो फंक्शन बना लूँ, सेम बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जनाब ये हमने क्या देखा, हमने बेसिक्स देखी कि आपके पास Node.js के मॉड्यूल सिस्टम कैसे काम करते हैं। मैं अगर कोई और मित्र एग्जांपल दिखा सकूं, Node.js मॉड्यूल सिस्टम, अच्छा, ये तो Node.js के डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल जो हैं इस पर आ गया, हम इस पे बहुत बाद में जाएंगे, मतलब अगले आने वाले एक आध दिन में जाएंगे, शायद आज ही चले जाएं डे एंड तक। चलें आते हैं, मैं समझाता हूँ, छोड़ो इसको। अच्छा, आपने देखा कि मैं जब रिक्वायर करवाया था, तो रिक्वायर करवाते वक्त मैं क्या पास करता, मैं इसको एक इसका जो है ये आप देखें पाथ कैसे पास कर रहा हूँ, ये इसका गलत है, रिलेटिव पाथ पास कर रहा हूँ। रिलेटिव पाथ पास करने के अलावा आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि बजाय इसके आप रिलेटिव पाथ पास करें, आप इसका एब्सोल्यूट पाथ पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया var http इक्वल्स टू रिक्वायर करा लो http। अगर ये लिखा है मैंने तो इसका मतलब क्या हुआ जनाब, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक http का मॉड्यूल रिक्वायर करवा रहा हूँ, लेकिन कहाँ से रिक्वायर करवा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने इसका पूरा पाथ दिया बताया हुआ था, उस समय इसका पूरा पाथ नहीं बता रहा, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल का नाम बता रहा हूँ।
जब आप सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल का नाम बता के इंपोर्ट करवाते हैं तो इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये Node.js का बिल्ट इन मॉड्यूल है, यानी Node.js के अंदर ये जब आपने Node.js अपने पास इंस्टॉल करा तो डिफॉल्ट पर आपके पास शिप हुआ था। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल है जो आपने इंस्टॉल करा हुआ है अपने पास। ये कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने पास, ये इंस्टॉल करने का तरीका हमने बहुत दफ़ा देखा हुआ है। npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस मॉड्यूल का नाम, वो क्या काम करता है, इस वाली डायरेक्टरी के अंदर आपके पास एक नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर बना देगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी ऐप 01 के अंदर काम कर रहा हूँ, तो ऐप 01 के अंदर मेरे पास एक नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर बना देगा, और नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का जो फोल्डर होगा उस फोल्डर के अंदर वो मेरी सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर देगा। और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायर और अपने मॉड्यूल का नाम, तो वो मॉड्यूल पूरा पूरा मेरे पास इंपोर्ट होकर आ जाएगा। जब मेरे पास एक दफ़ा मॉड्यूल आ गया तो फिर मैं मॉड्यूल डॉट XYZ कुछ भी करके यूज़ करना चाहूँ मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, जो भी उस मॉड्यूल ने एक्सपोर्ट करवाया हुआ है। आपको एग्जांपल दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ जनाब, Node.js बिल्ट इन मॉड्यूल्स पे पहले ट्राई करते हैं। Node.js बिल्ट इन मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं ये लिस्ट देख लेते हैं थोड़ी सी। एक बिल्ट इन मॉड्यूल्स यहाँ पे भी हमारे पास W3 Schools पे दिए हुए हैं। ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल असर्ट का, बफर का, चाइल्ड प्रोसेस का, क्लस्टर का, ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। इनकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। हम बहुत से यूज़ करते हैं, बहुत से यूज़ अभी हमें इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल एक OS के नाम का मॉड्यूल है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मुझे अगर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन मालूम करनी है तो वो OS के नाम का मॉड्यूल है जो मुझे प्रोवाइड कर देता है। कैसे यूज़ करते हैं करके देखते हैं अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। FS के नाम का मॉड्यूल ये फाइल सिस्टम के लिए होता है, टू हैंडल द फाइल सिस्टम। मुझे कोई फाइल नई क्रिएट करनी है, उस फाइल के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना है, उस फाइल को रीड करना है कि उसके अंदर क्या टेक्स्ट रखा हुआ है, ये देखना है, तो मेरे पास यहाँ पे FS के नाम का मॉड्यूल है, फाइल सिस्टम के नाम का मॉड्यूल है। इवेंट्स के नाम का मॉड्यूल है, तो अगर आपको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग करनी है तो आपके लिए आपके पास इवेंट्स के नाम का मॉड्यूल है कि आप इवेंट के नाम का मॉड्यूल यूज़ कर लें और अपना काम करवा लें। इसी तरह रीड लाइन के नाम का मॉड्यूल है। रीड लाइन के नाम का मॉड्यूल क्या काम करते हैं जनाब, रीड लाइन के नाम का मॉड्यूल आपको कमांड पे पैरामीटर्स एंटर करने के लिए आपको फैसिलिटी देता है। यूटिलिटीज, यूटिल के नाम का मॉड्यूल है, इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट यूटिलिटीज आ जाती हैं, वो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करता है। सबसे पहले अगर मैं OS के नाम का मॉड्यूल ट्राई करना चाहूँ और इसको छोड़ देते हैं app.js को यहाँ पे छोड़ता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सी चीज़ें क्लियर रहें। मैं यहाँ पे एक नया फाइल नई डायरेक्टरी बनाता हूँ मैं app02 के नाम की, न्यू फोल्डर app02 के नाम का। और एक कन्वेंशन यही है कि आपकी जो बेसिक मेन फाइल होती है उसका नाम रख देते हैं app.js। app.js बना दी मैंने यहाँ पे, और जनाब मैंने बाकियों को बंद कर दिया आपके समझाने के लिए, और app01 से भी मैं बाहर आ गया। मैंने कह दिया app02 के अंदर आ जाओ। टर्मिनल के अंदर भी मैं app02 के अंदर आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे app02 की ही app.js मैंने खोल ली यहाँ पे। अच्छा, अब हम मॉड्यूल कौन सी यूज़ करने जा रहे हैं जनाब, OS के नाम का मॉड्यूल यूज़ करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं OS का मॉड्यूल कैसे यूज़ करेंगे आप। और OS को रिक्वायर करवाएंगे, उसके अंदर से प्लेटफॉर्म निकालना है, प्लेटफॉर्म निकाल के दिखा दें आप, आर्किटेक्चर निकाल के दिखाना है, आर्किटेक्चर निकाल के दिखा दीजिए। ये डिफरेंट आपके पास मेथड्स अवेलेबल हैं। आर्किटेक्चर है, कॉन्स्टेंट्स हैं, CPU के CPU कितने आपके पास अवेलेबल हैं इसके अंदर, इस तरह डिफरेंट आपके पास लोड एवरेज के अभी आपके पास अभी के एवरेज रिटर्न्स एन एरे कंटेनिंग लोड एवरेजेस, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। अप टाइम कितनी देर से ये मशीन जो है वो अप हुई हुई है, मतलब रनिंग मोड में कितना टाइम हो गया कि इसको शट डाउन हुए हुए। यूज़र इन्फो, रिटर्न यूज़र इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट यूज़र। तो इस तरह की हम चीज़ें इंपोर्ट करा के यूज़ करके देखते हैं। अच्छा, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, लेकिन जब हमारे पास ज़रूरत पड़ती है तो हमें देखते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास वाकई फ़ायदेमंद हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई ऐसा काम करवाना है जहाँ पे मैं मशीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाह रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे OS के नाम का मॉड्यूल अवेलेबल है। तो मैंने कहा वार OS। सर जी दोस्त। सर ये किसकी मशीन का बताएगा, मैं हमारी मशीन का बताएगा या यूजर की? यूज़र सर्वर की मशीन का। एक्चुअली यूज़र के पास तो आप ये एग्जीक्यूट ही नहीं करते ना। यूज़र तो देखें कौन है। फॉर एग्जांपल अगर एक आपके पास एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप टाइप की, तो व्हाट्सएप टाइप की एप्लीकेशन के अंदर होगा क्या, व्हाट्सएप टाइप की एप्लीकेशन के अंदर होगा ये कि आपका यूज़र जो है वो आपका ब्राउज़र के ऊपर यूज़ कर रहा है, या फ़ोन के ऊपर, आपके फ़ोन के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर आपका अपना सिस्टम यूज़ कर रहा है। लेकिन उसके पास फ़ोन के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर आपका फ्रंट एंड वाला पार्ट चल रहा होगा, यानी रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव वाला पार्ट चल रहा होगा। सही है। उसके फ़ोन के ऊपर आपका सर्वर वाला पार्ट नहीं चल रहा होगा। ये जो आप लिख रहे हैं ना, ये जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाने वाला काम, ये आपका सर्वर वाला पार्ट होगा, आपके सर्वर पे चल रहा होगा। तो ये किसकी इन्फॉर्मेशन निकालेगा, जहाँ पर ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ये उसकी इन्फॉर्मेशन निकालेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी लिखूंगा तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन निकाल के दिखाएगा। मैं अगर इसको कहीं डिप्लॉय कर दूंगा सर्वर पे, तो ये उस सर्वर की इन्फॉर्मेशन निकाल के दिखाएगा। समझ में आई बात? जी जी।
OS डॉट अप टाइम देख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं अप टाइम मेथड था, अप टाइम एक मेथड है, तो अप टाइम का एक मेथड कॉल कर लेता हूँ मैं। इस तरह OS डॉट यूजर इन्फो ये भी एक मेथड है, इसको भी कॉल कर लेते हैं। मैंने कहा नोड ऐप डॉट जेएस, तो ये इतने सेकंड से ये मशीन जो है ये अप हुई हुई है और ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि ये यूज़र नेम ताहा है, शेल जो है वो बैश का यूज़ कर रहा है ये, और होम डायरेक्टरी जो उसकी ये है, और GID ये है, और UID ये है। ये डिफरेंट इसने यूज़र की इन्फॉर्मेशन निकाल के दिखा दी जो भी मेरा इस कंप्यूटर का यूज़र है एक्चुअली। ठीक है, ये क्या हो गया जनाब, ये अब हम इंशाल्लाह जब स्पेसिफिक ज़रूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे स्पेसिफिकली। ये जो है रीड लाइन का मॉडल, ये हमारे लिए अभी काम की चीज़ होता है। फॉर एग्जांपल रीड लाइन का मॉडल क्या काम करता है जनाब, आपके लिए एक एक लाइन रीड करता है और आपको उसके अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। रीड लाइन में आपने यहाँ पे क्या करा हुआ है, रीड लाइन डॉट क्रिएट इंटरफेस, इनपुट यहाँ से ले लो, और इंटरफेस डॉट ऑनलाइन, हर लाइन पे उसने क्या करा, एक इस फाइल के अंदर से जो भी आपने फाइल दी हुई है उस फाइल के अंदर से एक एक फाइल एक एक लाइन को रीड कर रहा है और आपको उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल के दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल FS का मॉडल यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं आपको FS का मॉडल कैसे काम करता है। तो मैंने एक नई फाइल बनाई डेमो fs.js। FS इस शॉर्ट फॉर्म है फाइल सिस्टम के लिए। फाइल सिस्टम की मदद से आप यहाँ पे नई फाइल्स बना सकते हैं। तो मैंने कहा var fs equals to require fs, फाइल सिस्टम को आपने रिक्वायर करा है fs डॉट क्रिएट fs डॉट रीड फाइल, तो मुझे याद है एग्जिस्ट भी याद है कि ये चेक करता है कि आपके पास फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती। कॉपी फाइल आपके पास फाइल कॉपी कर देगा। इस तरह के डिफरेंट आपके पास मेथड अवेलेबल हैं। क्रिएट फाइल या राइट फाइल होता था, राइट फाइल fs डॉट राइट फाइल। इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं जनाब राइट फाइल के, पाथ है, डाटा है और राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं राइट फाइल को ऑप्शन देख लेता हूँ। FS के अंदर ही यहाँ पर है हम, FS के अंदर ही यहाँ पर है हम। रीड फाइल तो रीड कर रहा है, राइट फाइल कहाँ है, WRIT राइट फाइल, राइट्स डाटा टू अ फाइल। फाइल पहले से बनी होगी तो उसके अंदर राइट फाइल सिंक सेम एज राइट फाइल बट एसिंक्रोनस। रीड फाइल करके दिखा देता हूँ अभी आपको मैं पहले, फिर राइट फाइल देख लेंगे। मैंने यहाँ पे नई फाइल बनाई, इसके अंदर मैंने लिख दिया सैम्पल डैश txt डैश फाइल डॉट txt। एक टेक्स्ट फाइल बना ली मैंने, सैम्पल टेक्स्ट फाइल डॉट txt। एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है, एक प्लेन टेक्स्ट फाइल है। इसके अंदर आके लिखा मैंने हेलो दिस इज अ सैम्पल टेक्स्ट फाइल। एक सिंपल टेक्स्ट फाइल थी, इस वाली फाइल को मैं रीड करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे कहा fs डॉट रीड फाइल। रीड फाइल के अंदर आप क्या पास करेंगे, अपनी फाइल का पाथ पास करेंगे। तो मैंने कहा डॉट स्लैश सैम्पल डैश टेक्स्ट डैश फाइल डॉट txt। ये मुझे शायद base64 स्ट्रिंग में रीड करके दिखाएगा। यहाँ पे मैंने क्या कहा जनाब, रीड फाइल, इसको मैंने डाटा कह दिया और हमने कहा कंसोल डॉट लॉग डाटा, डाटा को लॉग कराया कि उसने रीड करके क्या दिया। तो अब यहाँ पे मैंने कहा नोड और मेरी फाइल का नाम है डेमो fs, एंटर कराया, नल, ओ सॉरी पहला एरर होता है आई गेस, ये एरर और डाटा। तो ये उसने मुझे एक बफर base64 स्ट्रिंग निकाल के दे दिया। इस base64 स्ट्रिंग को मैं टू स्ट्रिंग करूंगा कि मुझे प्लेन स्ट्रिंग में डाटा दे दो जनाब। तो ये उसने देखें उस फाइल के अंदर से कंटेंट निकाल के दे दिए कि क्या है, ये फाइल के अंदर, उस फाइल के अंदर ये लिखा हुआ है। सर ये जो पहले में एरर हमने पास किया, अगर एरर में कुछ होगा तो वो भी मतलब दिखाएगा ना? जी, अगर मैंने फॉर एग्जांपल पाथ के अंदर ऐसे पास कर दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर एग्जांपल फाइल 1, तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ console.log एरर। तो अब ये फाइल का पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, ये फाइल वैलिड फाइल नेम पास नहीं करा मैंने, तो एरर आ जाएगा। सेव नहीं करती, सॉरी, इसको मैं कर दूँ क्लियर और मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया तो मेरे पास एरर आ गया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी ओपन। ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती जिसको आप एक्सेस करने रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद डाटा डॉट टू स्ट्रिंग पे भी एरर आ गया। पहले वाला एरर जो है वो ये वाला एरर है, दूसरा वाला एरर क्योंकि डाटा है ही नहीं तो इसलिए एरर आया है।
जबकि अगर मैं इसको इस तरह छोड़ता तो अब मेरे पास आता नल और फाइल का कंटेंट आ जाता, नल आ गया और फाइल का कंटेंट आ गया। बहरहाल ये कुछ डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं हमारे पास नोड जेएस के। अगर आप देखना चाहें तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है और इन लिस्ट की पूरी डेफिनेशन, पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल आपके पास आपने देखना है कि HTTP के मॉड्यूल्स कौन से, तो ये हैं। फाइल सिस्टम का मॉड्यूल ये रहे, फाइल सिस्टम के यहाँ पे डेमो दिया होगा क्या क्या करना है। आप डायरेक्टरी को रीड करना चाह रहे हैं, कोई फाइल को वॉच कर रहे हैं आपके, उसके अंदर फाइल के अंदर कोई चेंज आए तो कोई काम कर दो। इस तरह की चीज़ें जो है, रीड स्ट्रीम बना रहे हैं, राइट स्ट्रीम बना रहे हैं कि जब रीड जो चेंज आए तो उसको अंदर से रीड करके निकाल के ला के दे दो डाटा। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह उस वाली चीज़ पर जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे। जो हमारे सबसे प्राइमरी मकसद है यहाँ पर यूज़ करने का नोड जेएस, वो है ये कि हम HTTP मॉड्यूल को देखना शुरू करें। HTTP एक कोर मॉड्यूल है, इसके ऊपर बहुत से लोगों ने इसको यूज़ करके अपने थर्ड पार्टी मॉड्यूल बनाए हुए हैं। हम उन मॉड्यूल्स के ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह और इवेंचुअली काम करेंगे। जैसे आपने अगर सुना होगा मीन या मर्न स्टैक डेवलपर, तो उसमें क्या होता है, वो MongoDB यूज़ करते हैं, ई से एक्सप्रेस यूज़ करते हैं। तो एक्सप्रेस क्या है जनाब, एक्सप्रेस एक नोड जेएस का मॉड्यूल है, थर्ड पार्टी मॉड्यूल है। वो ई क्या काम करता है जनाब, एक्सप्रेस ये क्या काम करता है कि अपने अंदर उसने HTTP को यूज़ करा हुआ है और बाहर हमें उसके ऊपर मेथड्स बना के दिए हुए हैं। हम उस एक्सप्रेस का मॉड्यूल को यूज़ करते हैं और इवेंचुअली यानी वो अपने अंदर भी HTTP का मॉड्यूल यूज़ कर रहा होता है और HTTP के मॉड्यूल के इस मदद से हम अपना काम करवा रहे होते हैं। अगर मैं HTTP की बेसिक एग्जांपल आपको दिखा दूं तो यहाँ पर आता हूँ मैं और F03 बनाई मैंने, एक नई फाइल, जो अब हम अपनी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं आगे आहिस्ता आहिस्ता। एक नई फोल्डर बनाया मैंने F03.js, सॉरी ये फोल्डर है तो .js नहीं आएगा, इसको रीनेम करूँगा मैं, रीनेम F03 के अंदर आके मैंने एक नई फाइल बनाई। इसका फाइल का नाम रख दिया मैंने server.js, cd करके मैं ऊपर आया और मैंने कहा cd F03 के अंदर आ जाओ। ठीक है जी, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सिर्फ एक ही फाइल बनी हुई है server.js की, तो server.js को खोल लेते हैं और बाकी फाइल्स को बंद कर देते हैं। मैंने कहा var http equals to require http आपने रिक्वायर कराया, सेमीकोलन लगा दें ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता, बेहतर है लगा दीजिए, एक प्रैक्टिस बना लीजिए अपनी। इसको भी आप चाहें तो कॉन्स्ट कह सकते हैं। ठीक है जी, फिर आपने कहा http.create server, क्रिएट अच्छा सर्वर। सर, ये यूज कर रहे हैं, ये हमने इंस्टॉल तो किया नहीं है ना, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं? जी एग्जैक्टली, मैं थोड़ी देर में बताता इस वाली बात को। जैसे यहाँ पे भी हमने यूज़ करे हैं कुछ मॉड्यूल्स F02 के अंदर, और यहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं एक ऐसा मॉड्यूल जो कि हमने अभी तक इंस्टॉल नहीं करा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफ़ॉल्ट नोड.जेएस का मॉड्यूल है। कुछ मॉड्यूल जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको डिफ़ॉल्ट नोड.जेएस के अंदर मिलते हैं, जो कि जिसकी लिस्ट आपके पास ये रही। तो ये वो मॉड्यूल्स हैं जो आपके पास नोड.जेएस के अंदर डिफ़ॉल्ट पे मिलते हैं, आपको इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता अलग से। जब आपने नोड.जेएस इंस्टॉल करी होती है तो आपके पास ऑलरेडी ये मॉड्यूल्स अवेलेबल हो जाते हैं, सही है। लेकिन जो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं वो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जो गिट या गिटहब पे बड़े मॉड्यूल्स होते हैं वो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको npm इंस्टॉल की कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। तो क्योंकि अभी हम बेसिक्स देख रहे हैं इसलिए हम अभी नोड.जेएस के जो बिल्ट इन मॉड्यूल है उनको देख रहे होंगे। हम अभी थर्ड पार्टी मॉड्यूल के ऊपर काम नहीं कर रहे होंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे उसके ऊपर, शायद आने वाली एक कल मिड डे में या फिर परसों वाली क्लास में उसके ऊपर आए। आज हम इंशाल्लाह आज ये कल एटलीस्ट मिड डे से पहले पहले हमारे पास बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, उससे पहले हम क्या नाम है उसके ऊपर नहीं जा रहे होंगे, थर्ड पार्टी मॉडल के ऊपर नहीं जा रहे होंगे। बहरहाल हाँ, क्रिएट सर्वर के ऊपर आया मैं। क्रिएट सर्वर के अंदर आके मैंने क्या कहा कि जनाब क्रिएट सर्वर के अंदर मेरे पास एक कॉलबैक फंक्शन होता है, इसलिए मुझे दो चीज़ें देता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और इसी के अंदर आके मैंने कह दिया .listen। लिसन को मैं यहाँ पे पास करता हूँ एक पोर्ट, तो मैं पास कर दी फॉर एग्जांपल 9000, ठीक है। और साथ में मैंने क्या कहा, मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट राइट हेलो फ्रॉम सर्वर, और साथ में मैंने कह दिया रिस्पॉन्स डॉट एंड। अभी क्या चीज़ें कर रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी इंशाल्लाह। अभी मुझे थोड़ी देर 2 मिनट दिएगा बस। अब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूँगा। कैसे एग्जीक्यूट करते थे, नोड स्पेस फाइल का नाम server.js फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जाने दें। एंटर कर दिया मैंने,
तो ये तो रुक गया यहाँ पे, मेरे पास कुछ लॉग भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। सर चलिए, आपने यहाँ पोर्ट दी है ना, ये क्या मकसद है? हाँ पोर्ट का क्या मकसद हुआ, अब आते हैं, मैं ब्राउजर के ऊपर आया मैं, और मैंने यहाँ पे आके लिखा लोकल होस्ट कॉलन 9000 लिख के जब मैंने एंटर करा तो ये देखें ये आ गया मेरे पास हेलो फ्रॉम सर्वर, यही एग्जैक्टली सेम मैसेज। ठीक है, अब हो रहा क्या जनाब, यहाँ से हमने सर्वर साइड डेवलपमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने क्या करा, मैंने कहा कि मेरे पास एक HTTP का सर्वर बनाओ। HTTP का सर्वर क्या होता है जनाब, HTTP का सर्वर आपके पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के मॉडल पे काम करता है। आप इसको रिक्वेस्ट करते हैं या आपको रिस्पॉन्स करता है, आप इसको रिक्वेस्ट करेंगे या आपको रिस्पॉन्स करेगा, इस मॉडल पे काम करता रहता है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का मॉडल कैसे काम करेगा, मेरे पास डिफरेंट रिक्वेस्ट के एंड पॉइंट्स होते हैं और मैं उन डिफरेंट रिक्वेस्ट के एंड पॉइंट पे अपनी रिक्वेस्ट करता हूँ, और सर्वर क्या काम करता है उसके बिहाफ में मुझे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भेजता है। अब वो रिस्पॉन्स हो सकता है कि कोई फाइल हो, वो रिस्पॉन्स हो सकता है कि कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल हो, कोई प्लेन फाइल हो, कोई भी फाइल हो सकती है। हो सकता है कि उस रिस्पॉन्स के अंदर वो मुझे कोई स्ट्रिंग वापस कर दे, कोई नंबर वापस कर दे, या कोई जेसन, जैसे हमने देखा था जेसन प्लेस होल्डर के अंदर कि हम एक सर्वर को हिट करते थे, रिएक्ट के अंदर हमने कंपोनेंट लाइफ साइकिल के अंदर देखा था, हम एक सर्वर को हिट करते थे, वहां से हमारे पास जेसन आती थी और जेसन को हम रेंडर करवाते थे, तो वो सर्वर जेसन भिजवा सकता है। कोई प्लेन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ से मैंने इसको चेंज करा हेलो फ्रॉम सर्वर को, और मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया नेम कॉलन ताहा, कोट्स के अंदर लिखना होगा ताहा एज कॉलन 28, और इसको मैंने क्या कहा सेव कराया। अच्छा, जब सर्वर के अंदर चेंज करेंगे तो और प्रोसेस चल रहा है ना, ये प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ, देखना आप कमांड लाइन पे मेरे पास वापस नहीं आया, तो मुझे कंट्रोल-C से प्रोसेस को किल करना पड़ेगा, और फिर उस वाले चेंज को, ताकि उस वाले चेंज का इफेक्ट आ सके, सर्वर को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। सर्वर स्टार्ट हो गया, यहाँ पर आते हैं, एंटर कर, फर्स्ट आर्गुमेंट मुर्गी स्ट्रिंग और बफर, ओके। ये कह रहा है कि यार रिस्पॉन्स और राइट के अंदर अभी प्लेन आप इसको कोड्स के अंदर ही देना पड़ेगा, वो कह रहा है कि इसको नहीं मान रहा। सेव करवाया, इसको मैंने करा कंट्रोल-C किल करा, प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट करा, यहाँ पे रिफ्रेश कराया, तो मेरे पास क्या गया, वो जो मैंने सर्वर से स्ट्रिंग भिजवाया था वो स्ट्रिंग मेरे पास यहाँ पे रिसीव हो गया, नेम ताहा एज 28। इसके अंदर मैं आप यहाँ से कोई और चीज़ भिजवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने क्या करा हुआ है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो भी आपने बनाया और यहाँ से सर्वर से क्लाइंट को भिजवा दिया, तो ये ब्राउजर क्या हो गया, ये ब्राउजर आपका क्लाइंट हो गया, ये क्या हो गया आपका सर्वर हो गया। ये तो अभी इत्तेफाक से सर्वर और क्लाइंट दोनों मेरे सेम मशीन के ऊपर चल रहे हैं, यानी यही मशीन मेरे सर्वर भी है और यही मशीन मेरा क्लाइंट भी है। लेकिन इवेंचुअली होगा क्या, जब हम अपने कोड को डिप्लॉय कर देंगे तो सर्वर कहीं और चल रहा होगा और फ्रंट एंड या क्लाइंट कहीं और चल रहा होगा। क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट करेगा, डाटा मंगवाएगा, डाटा भिजवाएगा और उसके बिहाफ पे एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल कोई नई चीज़ क्रिएट करेगा, कोई नई चीज़ डिलीट करेगा एग्जिस्टिंग चीज़ को, और इस तरह रिकॉर्ड्स को मैनेज करेगा। सारा प्राइमरी मकसद जो है वो यही है कि रिकॉर्ड्स को कैसे मैनेज करना है। सही है। अच्छा, अभी मेरे पास यहाँ पे अगर मैं कुछ पास करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो सारी चीज़ें इग्नोर कर रहा है वो, इसको कोई यूज़ नहीं कर रहा, तो अब हम आते हैं और उसको यूज़ करते हैं। ये रिक्वेस्ट वाले पैरामीटर से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे कहा एक स्विच केस लगा लेता हूँ मैं, स्विच रिक्वेस्ट डॉट URL। रिक्वेस्ट डॉट URL के अंदर मुझे क्या मिलता है, रिक्वेस्ट डॉट URL के अंदर मुझे ये वाला पार्ट हिस्सा मिलता है कि URL के अंदर क्या है। तो मैंने कहा अगर URL जो है वो केस बनाया मैंने /home, तो रिस्पॉन्स डॉट राइट, रिस्पॉन्स के अंदर क्या राइट कर दूं, एक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या है h2 लिखा हुआ आ जाएगा, अभी मेरे पास रेंडर नहीं होगा h2 जहाँ तक मुझे सही याद है h2, और यहाँ पे कहा मैंने WELCO वेलकम टू होम, और इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक करा और एक और बना लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अबाउट, ब्रेक करा, और आखिर में रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स डॉट एंड करना जरूरी होता है नोड जिस प्लेन HTTP के सर्वर के अंदर। सही है जनाब। और एक और डिफॉल्ट केस भी बना लेते हैं, केस सॉरी डिफॉल्ट रिस्पॉन्स डॉट राइट वेलकम टू माय वेब। ठीक है जनाब, सर्वर को मैंने स्टॉप करा, कंट्रोल-C से क्लियर कर दिया और दोबारा से सर्वर को एग्जीक्यूट करवाया नोड सर्वर डॉट जेएस से,
तो मेरे पास अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास आ गया वेलकम टू वेब, H2 प्लेन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, वेलकम टू वेब, और मैंने कहा स्लैश होम, तो उसने मेरे पास कह दिया वेलकम टू होम, क्योंकि वो इस वाले केस के अंदर गया वेलकम टू होम, उसने ये वाला रिस्पॉन्स राइट करा और रिस्पॉन्स को एंड कर दिया। जब रिस्पॉन्स को एंड कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे लिखा नजर आ गया वेलकम टू होम। इसी तरह मैंने यहाँ पे कहा स्लैश अबाउट, तो वेलकम टू अबाउट अस आ गया। और इसके अलावा मैं किसी भी केस पे जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अबाउट वन पे, तो वो डिफॉल्ट केस पे चले जाएगा और वेलकम टू माई वेब लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो कोर वेबसाइट जो बनती है जनाब, वो इसी तरह बनती है। सर्वर साइड डेवलपमेंट कोर जो है ना, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल कोर, वो यही है कि आपके पास एक HTTP सर्वर होता है, उसके अंदर आपने डिफरेंट एंड पॉइंट्स रजिस्टर करे होते हैं और हर एंड पॉइंट के ऊपर आप डिफरेंट कोई काम करवा रहे होते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके आपके पास होते हैं। अभी हमने रिस्पॉन्स डॉट राइट देखा है, हम इंशाल्लाह जब एक्सप्रेस पे चले जाएंगे तो एक्सप्रेस के साथ हम देखेंगे कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल के नाम का एक ऑप्शन हमारे पास मिलता है एक्सप्रेस के अंदर, उसके अंदर हम पूरी फाइल भिजवा सकते हैं। तो पूरी HTML फाइल क्लाइंट सर्वर पे कैसे भिजवानी है। जी भाई, ये रिस्पॉन्स डॉट एंड यहाँ पे आपने एंड में लिखा है, इसको वहां नहीं लिखेंगे साथ इसके? हर किसी के साथ लिख दीजिए, या फिर आखिर में लिखने का फायदा ये हुआ कि वो किसी भी केस में जाएगा, वो ये एग्जीक्यूट करे या चाहे ये एग्जीक्यूट करे या चाहे ये एग्जीक्यूट करे, आखिर में यहाँ पे आके एंड कर देगा। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता तो मुझे तीनों के साथ लिखना पड़ता, ब्रेक से पहले यहाँ पे भी लिखना पड़ता, यहाँ पे भी लिखना पड़ता और यहाँ पे भी लिखना पड़ता, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक के सवालात, यहाँ तक के कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन, क्या नाम है, HTTP का मॉड्यूल कैसे यूज करना है, ये थोड़ा समझ में आ रहा है। पोर्ट के अंदर आप कोई भी पोर्ट देते हैं, नंबर देते हैं, आमतौर पे 3000 से बड़ी नंबर देते हैं और 9999 से छोटा नंबर देते हैं, या 10,000 से छोटा नंबर देते हैं। तो 3000 पोर्ट अगर मैं दे दूं तो 3000 पे अगर मेरे पास कोई सर्वर नहीं चल रहा तो पहले मैंने इसको सेव कराया, इसको मैंने यहाँ पे आके स्टॉप करा कंट्रोल C, मैंने दोबारा सर्वर को चलाया, सर्वर आई गेस, अच्छा ये जो लिसन होता है इसका भी कॉल बैक फंक्शन होता है, लेकिन अभी मैंने वो बताया नहीं था आपको। अब मैं 9000 पे लिसन करूंगा तो 9000 पे अब कुछ भी नहीं है, सर्वर जो चल रहा था वो बंद हो चुका है। अब मैं कहाँ पे लिसन करूंगा, 3000 पे जाऊंगा, तो 3000 पे मेरे पास क्या आ गया, वेलकम स्लैश अबाउट पे गया तो मेरे पास वेलकम टू अबाउट अस का मेरे पास यहाँ पे एक हेडिंग, एक H2 के अंदर मैसेज आ गया। इसको H2 कैसे हैंडल करना है या सारी चीज़ें क्या है, ऐसा हिस्सा हम इंशाल्लाह यहाँ तक देखना शुरू करेंगे। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई सबको? HTTP का मॉड्यूल कैसे यूज करना है इसका थोड़ा सा आइडिया हुआ आप लोगों को? अच्छा जी, अब हम लेते हैं यहाँ पे 10 मिनट का प्रैक्टिस टाइम। इस वाले मॉड्यूल को अपने पास ट्राई करके देखिए कि HTTP कैसे यूज करना है, डिफरेंट URLs बनाइए और डिफरेंट URL के ऊपर डिफरेंट काम करवा के दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट कर दिया था, आप कुछ और काम करके देखें। रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दी थी, आप रिस्पॉन्स डॉट राइट को यूज करते हुए कुछ और काम करके देखें, कुछ और मैसेज भेज के देखें डिफरेंट URL के ऊपर। ट्राई करिए, शाबाश। का ये 10 मिनट लेंगे हम, 10 मिनट बाद मैं देखूंगा, मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए जब तक पॉज कर दूं। जी जी, आपके पास आ रहा है लोकलहोस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट, लोकलहोस्ट को 4000 पे। अब दिखाइए अपना कोड दिखाइए, 4000 पे लिसन करवाने आप? नजर आ रहा है? नहीं, आपने अपना ब्राउजर शेयर करवाया हुआ, जस्ट आपको स्टॉप करके दोबारा स्क्रीन शेयर करवाइए, कंप्लीट डेस्कटॉप शेयर करवाइए प्लीज। ठीक है, लिसन तो आप 4000 पे कर रहे हैं, और सर इसको सेव नहीं करवा आपने, इस फाइल के अंदर कोई रिसेंट चेंजेस करें, सेव करिए, सही कर दी। ठीक है। और सर्वर को दोबारा स्टार्ट करिए, टर्मिनल पर आइए, कमांड लाइन पे, ठीक है। यहाँ से टर्मिनल चला लीजिए, ठीक है। आप कहाँ गए, Node.js की डायरेक्टरी के अंदर है अभी, ये फोल्डर आपका कहाँ, इस वाली डायरेक्टरी के अंदर आए, सर्वर स्टार्टेड आ गया। अब आइए सर्वर पे, उसको रिफ्रेश करिए, ठीक है। सही। अब कोड दिखा दिया आपने क्या क्या काम करा हुआ है, चलें सही है, कोई मसला नहीं है, आपका वेलकम तो आ गया था। और कौन शेयर करवा नेक्स्ट? जी जनाब, नेक्स्ट कौन शेयर करवा सकते हैं? इसरार
आपने क्या काम करा जनाब? आपने करा हुआ है कि यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्ट यूआरएल था, रिस्पॉन्स डॉट राइट आपने कह दिया, ये 3 आपके पास होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट के 3 आपके पास बने हुए हैं, और एक आपके रिस्पॉन्स डॉट सेंड हो रहा है, ठीक है, राइट हो रहा है, डिफॉल्ट हो गया। और यहाँ पे आपने रिस्पॉन्स को एंड करा दिया, आपने कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल सेट करा दिया आपने भी। ठीक है जी, ये जो लाइन नंबर 4 है ये आपका एक्चुअली वो वाला काम करके दे रही है, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, यस सर। ये वो काम करके दे रही है कि आपके एचटीएमएल को रेंडर करवा रही है। बेहतर है दिखाइए, अब इसका आउटपुट दिखा दीजिए एक दफ़ा। हेलो फ्रॉम सर्वर आ गया, और इसका पेज चेंज करें स्लैश होम, तो फ्रॉम इसरार होम पेज कंटेंट कांटेक्ट होगा आई गेस। नहीं सॉरी, कॉन्टैक्ट है सर। ठीक है, तो कंटेंट पे आपके पास होम पेज आ गया था डिफॉल्ट जो था, और अबाउट पे अबाउट वाला पेज आ गया। अच्छा, अब समझ में किस चीज़ की बात है जी? मेरा एक सवाल है, यहाँ पर हमने फंक्शन का कोई नाम मेंशन नहीं किया, जस्ट फंक्शन लिखा और वो कर दिया, तो ये क्या चीज़ है? हाँ, ये चीज़, ये ऐसे फंक्शन जिसका कोई भी नाम ना हो वो चीज़ कहलाते हैं एनोनिमस फंक्शन। और अगर आप देखें ये चीज़ आपने क्रिएट सर्वर को पास करी हुई है, यानी क्रिएट सर्वर का कॉलबैक फंक्शन कहलाएगा ये, कि जब सर्वर क्रिएट हो जाए तो इस वाले फंक्शन को चलाना, और इस वाले फंक्शन के अंदर आपने अपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बताया है। ठीक है सर। सर यहाँ पर भी हमने रिटर्न क्या करवाया, मतलब हमने सिर्फ जस्ट एक रिटर्न स्टेटमेंट कर दी, तो ये देखना मैंने होम में रिटर्न सेट किया है। हाँ, तो ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। जो आपका रिस्पॉन्स डॉट सॉरी लाइन नंबर 3 पे जो फंक्शन स्टार्ट हो रहा है ये भी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। सॉरी 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 सॉरी, लाइन नंबर 3 पे आपने जो http.create सर्वर करा, तो http.create सर्वर ने खुद भी एक फंक्शन आपको कुछ रिटर्न करा होगा, इसीलिए आप सर्वर डॉट लिसन कर पा रहे हैं लाइन नंबर 20 के ऊपर। लेकिन ये जो http.create सर्वर के अंदर आपने जो फंक्शन, जो आपका कस्टम फंक्शन लिखा हुआ है जिसके अंदर आपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पैरामीटर में लिए हुए हैं, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ये क्या काम करता है? सिंपल सिर्फ ये देखता है कि कौन से यूआरएल की रिक्वेस्ट आई है, और उसके बिहाफ पे ये क्या काम करता है, आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे देता है। तो HTTP का पूरा मॉड्यूल ही इस तरह काम करता है कि आप इसको अपने मर्जी का यूआरएल बताते हैं, और वो आप इस पे कोई यूआरएल को रजिस्टर करते हैं और बताते हैं कि अगर इस वाले यूआरएल का डाटा कोई तुमसे मांगे तो ये डाटा भेज देना। और फिर आप बताते हैं क्या नाम है, ये इसी पूरे फॉर्मेट पे चलता रहता है। आप यूआरएल बताते रहते हैं, रिक्वेस्ट का यूआरएल बताते रहते हैं, और उसके बिहाफ पे आप रिस्पॉन्स भेजते चले जाते हैं। ए रिक्वेस्ट आए तो डाटा ए दे देना, बी रिक्वेस्ट है तो बी का डाटा दे देना, सी रिक्वेस्ट है तो सी का डाटा दे देना। सर ये वाला जो हमने काम किया, ये इसके सिंटैक्स कैसा है? लिसन में हम 2 पैरामीटर पास कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, ये कोई लिमिट है ये? लिसन में 2 पैरामीटर्स होंगे। पहला मेरा पैरामीटर कौन से पोर्ट पे लिसन करना है, दूसरा पैरामीटर के जब लिसन का सक्सेस या एरर को हैंडल करने के लिए कॉलबैक फंक्शन। जैसे क्रिएट सर्वर का कॉलबैक फंक्शन आप लिखा हुआ है लाइन नंबर 3 के अंदर, इसी तरह लिसन का कॉलबैक फंक्शन जो है ये दूसरा पैरामीटर के अंदर आता है, जो लाइन नंबर 20 के अंदर स्टार्ट हो रहा है आपके पास। तो या हम सक्सेस भी कर सकते हैं एरर की जगह? एरर की जगह नहीं, एरर ही पहला पैरामीटर इसका, ये इसका डिफॉल्ट सिंटैक्स है कि अगर लिसन हो जाएगा तो अगर लिसन होने में कोई एरर आएगा तो वो पहला पैरामीटर मिलेगा, और अगर पहला पैरामीटर नल मिल रहा है तो यानी सक्सेसफुली लिसन कर चुके हैं आप। मैं अपनी स्क्रीन पे समझा देता हूँ ये आपको, ठीक है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, शेयर माय कंप्लीट स्क्रीन, ठीक है जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं थोड़े से सिमेंटिक्स की, या थोड़ी सी कि यार क्या चीज़ कहाँ पे चल रही है। तो हमने देखा कि हमारे पास एक HTTP का कोर मॉड्यूल, बिल्ट इन मॉड्यूल हमारे पास अवेलेबल है। ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल नहीं है, ये नोड जिसके साथ डिफॉल्ट पे शिप होता है, इसको हमें कहीं से अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, पहली बात। दूसरी बात क्या पता चली हमें, हमने पता चली कि क्रिएट सर्वर के नाम का आपके पास HTTP के फाइल, HTTP के मॉड्यूल के अंदर एक क्रिएट सर्वर के नाम का फंक्शन मिलता है। तो हमने HTTP को रिक्वायर करवाया, और जो हमारे पास HTTP रिक्वायर हो गया उसके अंदर से हमने क्रिएट सर्वर के फंक्शन को कॉल करा। ये देखें जनाब, ऐसे ये फंक्शन कमांड एक्स करा मैंने, हाँ। तो http.create सर्वर को आपने कॉल कर दिया। ये कहता है मैं सर्वर बना दूंगा, लेकिन सर्वर बनाते वक्त आप इसको कह लीजिएगा कि आपके पास एक फंक्शन बनाया मैंने, इस फंक्शन में यहाँ पेस्ट करा, इसका नाम मैंने रख दिया हैंडलर। इसने कहा मैं सर्वर तो बना दूंगा, लेकिन सर्वर बनाते हुए किस रिक्वेस्ट को किस तरह हैंडल करना है, तो मैंने इसको यहाँ पे हैंडलर पास कर दिया, हैंडलर का रेफरेंस पास कर दिया। ये चीज़ सीख लीजिए कि फंक्शन का रेफरेंस पास करना क्या चीज़ होती है, और फंक्शन को कॉल करना दो अलग अलग चीज़ें। फंक्शन का रेफरेंस पास करना यानी कह लीजिए कि उसी तरह उठा के पूरा का पूरा फंक्शन जैसे यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने फंक्शन का रेफरेंस पास कर दिया हैंडलर के नाम का। तो यानी क्या हुआ, सर्वर बनाओ और मेरी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए इस वाले फंक्शन का यूज करना। हैंडलर वाले फंक्शन के अंदर आ जाए तो ये क्या काम करेगा, इसको 2 चीजें मिलेंगी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। पहला पैरामीटर रिक्वेस्ट होगा, आपकी मर्जी इसका नाम आप कुछ भी रख लीजिए। दूसरा पैरामीटर रिस्पॉन्स होगा, आपकी मर्जी आप इसका नाम कुछ भी रख लीजिए।
लेकिन होगा ये रिस्पॉन्स टाइप का ऑब्जेक्ट, और पहला जो होगा वो रिक्वेस्ट टाइप का ही ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, हमने क्या करा, हमने रिक्वेस्ट के डिफरेंट तरह के यूआरएल, हमने कहा हम 3 तरह के यूआरएल फॉर एग्जांपल हैंडल कर सकते हैं, होम, अबाउट अस, या इसके अलावा कुछ भी डिफॉल्ट। तो हमने रिक्वेस्ट के यूआरएल के ऊपर एक स्विच केस लगा दिया, हमने कहा जब इस वाले टाइप की रिक्वेस्ट आए /होम की, तो ये रिस्पॉन्स राइट कर देना। रिस्पॉन्स क्या होती है कि स्ट्रीम होती है, आप इसके अंदर मल्टीपल मैसेजेस राइट करते चले जाते हैं और आखिर में आप एंड करते हैं। जब आप एंड करेंगे तो यूजर के सामने वो अपेयर होगा। अगर मैं ये एंड हटा दूं तो मेरे पास क्या होगा, वो लोडिंग होती दिखती रहेगी, लेकिन रिस्पॉन्स कभी भी यूजर के सामने अपेयर नहीं होगा। बहरहाल मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा रिस्पॉन्स का मैंने कंटेंट टाइप बता दी, रिस्पॉन्स के अंदर मैंने मैसेज बता दिया, और आखिर में रिस्पॉन्स को एंड करवा दिया। तो जब भी इस वाले रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स, जब भी इस वाले एंड पॉइंट की रिक्वेस्ट आएगी तो ये रिस्पॉन्स जाएगा। सही है। देन आखिर में मैंने क्या करा, मैंने कहा सर्वर तो बना दिया, लेकिन सर्वर अभी तक लिसन मोड में नहीं आया है। सर्वर की डेफिनेशन तो बता दी मैंने, लेकिन कौन सी सर्वर कौन से किस पोर्ट पे लिसन करेगा ये नहीं बताया। तो मैंने यहाँ पे आके आखिर में लिखा सर्वर डॉट लिसन 3000 पोर्ट पे लिसन करो, और वो जब लिसन कर लेगा तो अब मैं इस वाली अब यानी जब ये लिसन मोड में आ चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं इस वाली अब ये जो सर्वर है, इस वाली पोर्ट वाला सर्वर जो है, यानी ये जो मैंने हैंडलर बनाया है, अब ये आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर सकता है। अगर मैं लिसन मोड को किल कर देता हूँ, इस प्रोसेस को किल कर देता हूँ, तो ये लिसन मोड से हट जाएगा। जब लिसन मोड से हट जाएगा तो मैं अब उस वाली पोर्ट को, उस वाले इस वाले ये वाला हैंडलर किसी काम का नहीं रहेगा। इसी तरह मैंने क्या काम करा जनाब, F3 के अंदर ही मैंने कहा एक नई फाइल बनाई, न्यू फाइल बनाई मैंने सर्वर। सर जी दोस्त। सर लाइन नंबर 5 में हमने जो वो रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड किया है, इसमें फर्स्ट पैरामीटर में हमने एक वो लिमिट पास की है, तो ये क्या चीज़ है 200 क्या होती है? ये लिमिट नहीं है, सॉरी मुझे बताना चाहिए था। ये जो मैं थोड़ा सा ऑब्वियस समझ गया था, सो अपॉलॉजीज। ये क्या होता है, ये HTTP के रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं। 200 क्या होता है जनाब, 200 ओके का फॉर्मेट कहलाता है। जिस तरह आपके पास डिफरेंट तरह के एरर कोड्स होते हैं, 400 की जो सीरीज है वो एरर कोड्स हैं, 500 जो इंटरनल सर्वर एरर है। जैसे 404 मिलता है, 404 में आप क्या बताते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जिस चीज़ को आप एक्सेस करने जा रहे हैं। तो वो 400 क्या है, वो एरर, 404 क्या है, वो एरर कोड है। 403 क्या है, एक और सर्वर है, वो क्या है कि एक्सेस डिनाइड है आपके पास, कि आप जिस चीज़ को एक्सेस करने चाह रहे हो वो चीज़ आपको अलाउड नहीं है। तो 200 जो है वो ओके का मैसेज होता है कि यानी ऑल गुड, यहाँ तक सब सही है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। सही है। तो 200 एक एरर कोड है, एक स्टेटस कोड है, सॉरी HTTP स्टेटस कोड है। इसकी बड़ी अपनी पूरी दुनिया है। हम जो है वो आमतौर पर 200 यूज़ करते हैं या 400 की कोई मैसेज यूज़ करते हैं। मोस्टली आप 200 यूज करोगे, यानी 95% केसेस में, 99% केसेस में आप 200 यूज करोगे। जी हादी, आपके भी क्वेश्चन था, आपने हाथ उठाया था। सर मेरा नहीं चल रहा। कोड नहीं चल पाया आपके पास। अच्छा, जल्दी से स्क्रीन शेयर करिए ताकि मैं आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ें। और किसी पास कोई प्रॉब्लम है या अपनी स्क्रीन शेयर करवाना चाह रहा हो तो प्लीज़ शेयर करवा सकते हैं इनके बाद। अच्छा जी, आपने क्या काम करा, मुझे ज़रा कोड दिखा दीजिए पहले। आपने क्रिएट सर्वर के अंदर फंक्शन रिक्वेस्ट और रिस्पांस लिखा हुआ है, सर्वर को लिसन करवाया आपने, ठीक है। कोड तो सही लग रहा है मुझे आपका। नहीं सर, लाइन नंबर 8 में ना वो इन्होंने डायरेक्ट राइट हेड कर दिया है, जबकि ओके, यहाँ पर हाँ, सिर्फ राइट आएगा। रिस्पॉन्स डॉट राइट आएगा, बिल्कुल सही। थैंक यू सरार भाई। राइट होगा यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड में, और राइट में थोड़ा सा फर्क क्या है, राइट हेड के अंदर आप उसका मेटा डेटा भेजते हैं। नीचे भी यहाँ पे 11 और 13 में भी सही कह रहे हैं, 11 और 14 में भी सिर्फ रिस्पॉन्स डॉट राइट होगा। राइट हेड एक तरह कह लें जैसे आपने HTML के अंदर मेटा का टैग पढ़ा था ना, ये वो वाला काम कर रहा है आपके लिए, कि इसके अंदर आप ये चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखेगी नहीं, लेकिन वो ये इन्फॉर्मेशन है आपके कोड से रिलेटेड। आप कमांड कंट्रोल J करिए, हाँ ये आ गया आपके पास, ठीक है। और सर्वर को एग्जीक्यूट करिए। नोड स्पेस फाइल का नाम, इसी फोल्डर में फाइल आपके पास, सर्वर स्टार्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। आइए ब्राउजर पे आइए, वेलकम टू माय वेब, अलग नेक्स्ट URL देख लीजिए। यहाँ पे तो वेलकम टू माय वेब ही आ रहा है। कोड देखिए एक दफा, वेलकम टू नहीं ./home लिखा है ना बच्चा, आपने URL आपका देखें लाइन नंबर 7 पे,
हाँ, इसको सिर्फ स्लैश कर दीजिए, इसी तरह यहाँ पे भी स्लैश कर दीजिए। डॉट स्लैश तो आप रिलेटिव पाथ बताते हुए करते हैं। अच्छा, अब क्योंकि आपने चेंज करा है इसलिए आपको सर्वर को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना ये चेंजेस रजिस्टर नहीं होंगे, जो प्रोसेस चल रहा था वही वाला प्रोसेस चलता रहेगा। एंटर कर दीजिए, वेलकम टू होम आ गया। वेलकम टू अबाउट आ गया। ठीक है, और किसी के पास प्रॉब्लम है तो बता लीजिए ताकि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। अच्छा जनाब, अब मैंने क्या करा, मैं अपनी स्क्रीन, सॉरी मैं शेयर कराना भूल गया, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। शेयर हो गई है मेरी स्क्रीन। मैंने क्या करा, सर्वर 02.js के नाम की फाइल बनाई। इसके अंदर अब मैं क्या काम करूंगा जनाब, अब मैं थोड़ा सा उस तरह का काम करूंगा जो अभी तक हम करके देख रहे थे स्टूडेंट के साथ। तो ये स्टूडेंट वाली जो डायरेक्टरी है पूरी ये पूरी डायरेक्टरी में उठा के लेकर आ गया, स्टूडेंट वाला मॉड्यूल पूरा उठा के कॉपी कर लेता हूँ। काम करता हूँ, कॉपी करा मैंने इसको और F03 के अंदर पेस्ट कर दिया इसको मैंने। तो स्टूडेंट का मॉड्यूल कहाँ आ चुका है मेरे पास, F01 के अंदर था, F02 के अंदर था, F03 के अंदर स्टूडेंट का मॉड्यूल आ चुका है। अटेंडेंस का मॉड्यूल भी है यहाँ पर और इनरोल का मॉड्यूल भी यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने आया सर्वर 02.js के अंदर। सबसे पहले क्या करेंगे हम कहेंगे const http इक्वल्स टू रिक्वायर कर लो http को, http रिक्वायर हो गया आपके पास। आपने क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे कहेंगे http.create सर्वर, और इसको मैंने कहा const सर्वर इक्वल्स टू दिस, और फिर आपने कह दिया आखिर में जाके सर्वर डॉट लिसन। लिसन को आप पोर्ट पास करते हैं तो मैंने 3000 ही पास कर दी फॉर थोड़ी देर के लिए, और इसको मैं बंद मिनिमाइज कर दूँ थोड़ी देर, या इस तरह छोड़ के मैंने एक नया टर्मिनल विंडो खोल लिया। ठीक है, 3000 ही पास कर दी मैंने। और ये क्या करेगा जनाब, यहाँ पे फंक्शन होगा, मैं फंक्शन लिख देता हूँ इस दफ़ा ताकि थोड़ा चेंज आपको दिख सके कि एरो फंक्शन भी हो सकता है, नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है, इसको एरर मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे कहा अगर एरर आया है तो कह दो console.log एरर इन स्टार्टिंग द सर्वर, और क्या एरर है वो भी लॉग करा लेते हैं। तो मैंने console.log err और यहाँ से हमने रिटर्न करा दिया। आखिर में आके हमने क्या कहा, सर्वर स्टार्टेड सक्सेसफुली। अच्छा, मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, मैं 1 मिनट में जल्दी से वापस आ रहा हूँ। पानी वाले आ गए, मुझे बॉटल रखवानी, मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ इंशाल्लाह। रिज्यूम रिकॉर्डिंग, कूल। तो हम अभी सर्वर बनाना स्टार्ट करें हमने, हमारे पास http.create सर्वर के अंदर अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना हैंडलर फंक्शन लिखूंगा कि जब सर्वर बन जाए तो क्या काम करना है। यहाँ पे लिख दिया मैंने फंक्शन। ये फंक्शन क्या एरो फंक्शन हो सकता है, क्या ये फंक्शन एरो फंक्शन हो सकता है, हाँ या हो नहीं? सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो इस फंक्शन को एरो फंक्शन बना देते हैं ताकि आपको पिछले वाले कोड से जो डिफरेंस फील हो जाए थोड़ा सा। इसको क्या मिल जाएगा जनाब, रिक्वेस्ट, इस दफ़ा पूरा रिक्वेस्ट लिख लिया मैंने, और पूरा रिस्पॉन्स लिख लिया RESPONSE रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लिख लिया मैंने। ठीक है जनाब, इस पे क्या करूँगा मैं, अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं अपने डिफरेंट तरह के URLs को रजिस्टर करूँगा। तो मेरे पास अभी कौन कौन से स्टूडेंट सिस्टम के अंदर देखें, स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर तो मेरे पास अटेंडेंस है, इनरोल है। ठीक है, ये 2 चीज़ें थी मेरे पास। तो सिर्फ और सिर्फ अभी अटेंडेंस वाला ट्राई करके देख लेते हैं। इनरोल के लिए मुझे फिर नाम क्योंकि चाहिए होगा, सॉरी सिर्फ और सिर्फ अभी इनरोल ट्राई करके देख लेते हैं क्योंकि अटेंडेंस के लिए मुझे भी नाम चाहिए होगा कि किस वाले स्टूडेंट को अटेंडेंस मार्क करनी है थोड़ी देर के लिए, वो अभी एक चैलेंज हो सकता है। तो अभी लेट्स ट्राई विथ इनरोल। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या कहा जनाब, मैंने कहा स्विच रिक्वेस्ट डॉट URL के ऊपर आपने स्विच लगाया, URL के ऊपर रिक्वेस्ट डॉट URL के ऊपर स्विच लगा के आपने कहा केस, पहला केस होगा यहाँ पे, ये क्या लेता हूँ मैं, ऐड या /ऐड होगा एक्चुअली, और /ऐड के बाद मैंने दूसरा केस बनाया /लिस्ट
और एक और केस बना दिया मैंने डिफ़ॉल्ट, जिसके अंदर हमने क्या दिया, रिस्पॉन्स डॉट राइट। राइट के अंदर मैंने क्या दिया, ये क्या है, स्टूडेंट, ये इसको मैंने H2 के अंदर लिख देता हूँ, H1 के अंदर लिख देता हूँ, STUDENT मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और मैं यहाँ पे वही वाला काम करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, WRITEHEAD, राइट हेड। राइट हेड के अंदर क्या पास करेंगे, पहला पास करेंगे पैरामीटर 200 का यानी ओके का, और सेकंड पास करेंगे कंटेंट टाइप क्या है आपकी, कंटेंट डैश टाइप यहाँ पर है टेक्स्ट स्लैश HTML। और इवेंचुअली आखिर में आके क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स एंड करना ज़रूरी होता है आपके लिए। देन हम आते हैं और इस वाले ऐड को और लिस्ट को देख लेते हैं कि ऐड के अंदर और लिस्ट के अंदर क्या होगा। ऐड के अंदर और लिस्ट के अंदर काम करने के लिए पहले मुझे इनरोल को रिक्वायर कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा कॉन्स्ट ENROLL इक्वल्स टू रिक्वायर करो कहाँ से जनाब, डॉट स्लैश स्टूडेंट्स के अंदर से इनरोल को। तो मेरे पास इनरोल पूरा आ चुका है। ऐड के अंदर क्या करेंगे, ऐड के अंदर आपको नाम पास करना होता था, तो डॉट, एक क्यों मेथड दिखा रहा है, दूसरा मेथड क्यों नहीं दिखा रहा, ऐड न्यू स्टूडेंट वाला मेथड वहाँ दिखा नहीं होता सेशन में, दूसरी बात है ये। तो मैंने कहा जनाब इनरोल डॉट ऐड न्यू स्टूडेंट, ठीक है, ऐड न्यू स्टूडेंट आ गया। ये कहता है नाम चाहिए, नाम मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, नाम मतलब एक हार्ड कोड नेम हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या कहा जनाब, उसके लिए मैंने एक तरह की एक +1 यूज़र 1 यूज़र 2 करवाने के लिए मैंने कह दिया सारे स्टूडेंट्स लेकर आओ, इनरोल डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स है सारे लेकर आओ, उसकी लेंथ निकालो, उसके अंदर 1+ कर दो, ठीक है। और ये मैंने कर दिया डॉलर के सिंबल के अंदर, क्योंकि मैं इसके साथ इसको मैं रख दूंगा स्ट्रिंग लिटरल के अंदर, यूज़र स्पेस, और उसके बाद फिर वो जीरो तो नहीं, यहाँ तक लेकर आया कि अभी तक कितने स्टूडेंट्स हैं, जीरो, अभी तक फर्स्ट टाइम पे ये 0 स्टूडेंट्स थे, तो 0 इसकी लेंथ निकली 0, 0 में 1+ करेगा तो यूज़र 1 इसका यूज़र बन जाएगा, फिर यूज़र 2 यूज़र 3 यूज़र 4 इस तरह बनता चला जाएगा। तो मैंने कहा लेट यूज़र नेम इक्वल्स टू दिस, और यूज़र नेम हमने क्या पास कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड टेक्स्ट स्लैश जेसन, और यहाँ से मैं एक भिजवा के देखता हूँ कि मैं अगर जेसन में जाऊँ तो ये एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। तो राइट करवाया, रिस्पॉन्स डॉट राइट स्टेटस या मैसेज कॉलन STUDENT एडेड सक्सेसफुली। देखें ना, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काम आपका कॉम्प्लेक्स होता चले आ रहा है। ये जो एक्चुअली काम है वो क्या है, वो ये वाला काम है कि आपने सारे स्टूडेंट यूजर्स जो थे, जितने आपके यूजर थे वो सारे आपने निकाले, और फिर आपने ऐड इनरोल करवाने के लिए मेथड कॉल कर लिया। तो इनरोल क्या काम करेगा, आपका यूजर ऐड कर देगा। इसी तरह यूजर एडिट सक्सेसफुली आ गया मेरे पास, या यूजर नेम इसके साथ मैं कॉन्कैट करा देता हूँ कि यूजर एडिट सक्सेसफुली, मैंने कह दिया यूजर नेम जो भी था वो एडिट सक्सेसफुली। और क्योंकि ये वेरिएबल है इसलिए मुझे इसको स्ट्रिंग लिटरल में रखना पड़ेगा, फॉर्मेट करा दिया इसको मैंने। थोड़ा सा लिस्ट के अंदर आ जाते हैं, तो लिस्ट क्या काम करेगा, लिस्ट सिंपल काम करेगा, वो सारे स्टूडेंट्स लेकर आएगा। गेट ऑल स्टूडेंट करवाया मैंने, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट राइट कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या, लेट ऑल students इक्वल्स टू गेट ऑल स्टूडेंट्स, और मैसेज इस तरह कहूँगा मैं students, और स्टूडेंट्स की एरे मैंने पूरी की पूरी क्लाइंट पे भिजवा दी एज जेसन। देखें एक्सेप्ट होता है नहीं होता, चला के देखेंगे इंशाल्लाह अभी हम। ये कौन से सर्वर पे लिसन करेगा, पोर्ट पे लिसन करेगा, 3000 पे लिसन करेगा। तो पहले मैं आया CD सर्वर, सॉरी क्या है, नोड.js के अंदर, नोड.js के अंदर क्लास 01 के अंदर, और इसके अंदर apps 03 के अंदर आ गया मैं।
ऐप 03 के अंदर मेरे पास यहाँ पर सर्वर 202.js चलाना, तो मैंने कहा नोड सर्वर ser सर्वर 02.js। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास एक एरर आया। ये एरर कहता है जनाब EADDR इन यूज़, यानी ये जो एड्रेस है 3000 वाला पोर्ट वाला, ये लिसन ऑलरेडी कोई और इसको यूज़ कर रहा है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने पिछला टर्मिनल बंद नहीं करा है, वो ऑलरेडी चल रहा है। तो अगर इस तरह का केस हो कि आपका टर्मिनल चल रहा हो ऑलरेडी और दूसरा कोई इसको यूज़ करने की कोशिश करे उसी पोर्ट को, तो आपके पास एरर आ जाता है एड्रेस इन यूज़। तो मेरे पास दो तरीके हैं। जी बेटा पूछिए। सर आप पहले बोले फिर मैं पूछ लूंगी। चलो थैंक यू। आपके पास दो तरीके हैं, या तो पहला तरीका ये कि पोर्ट को चेंज कर लें, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि उस वाले पोर्ट उस वाले प्रोसेस को जाके किल करें, एंड करें। जी हाँ। सर जैसे हम यहाँ पे 3000 लिख रहे हैं तो दूसरा कोई, जैसे हम आपने 3000 लिखा और हमने भी 3000 लिखा, तो ये एक्सेप्ट कर लेता है हाँ हर यूजर के लिए? एग्जैक्टली, क्योंकि मेरी और आपकी मशीन अलग अलग है ना, हम दोनों अलग अलग कंप्यूटर बैठ के काम कर रहे हैं। एक ही कंप्यूटर पे एक ही पोर्ट पे दो, ये जो पोर्ट होती है वर्चुअल पोर्ट होती है। जैसे आपके पास यूएसबी की पोर्ट है ना, इससे ना वो फिजिकल पोर्ट आपके पास, ये जो आप पास करते हैं ये जो नंबर है ये वर्चुअल पोर्ट है। यानी कह लीजिए कि एक एड्रेस आपने अपने कंप्यूटर का पास कर दिया, लेकिन ये आपके कंप्यूटर पर है, ठीक है। तो आप अपने कंप्यूटर के पोर्ट यूज कर सकती हैं कोई भी। फॉर एग्जांपल ये तो मैं 3000 पास करूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जांपल 5678, ये एक पोर्ट होगी, इस वाले एड्रेस पे लिसन करना शुरू हो जाऊंगा मैं। तो दोबारा मैं इसको सेव करा मैंने सर्वर 02.js को, ZS इस नेक्स्ट टर्मिनल पर आया, मैं इसको क्लियर करा, मैंने दोबारा से नोड सर्वर 02 चल पर आया। तो ये कह रहा है ये सर्वर स्टार्टेड सक्सेसफुली। आते हैं इसके ऊपर, ब्राउजर पे आया मैं और मैंने कहा लोकल होस्ट /5678, और इसके ऊपर मेरे पास जब मैं एंटर करता हूँ तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ गया पूरा। मैंने कहा /list पे कोड ब्रेक हो गया, एरर आ गया जनाब। क्या कहते हैं जनाब, फर्स्ट आर्गुमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग और बफर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे जो मैंने राइट करवाया है इसको .to स्ट्रिंग करवाना पड़ेगा। तो मैंने इसको करा एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, और इस राउंड ब्रैकेट को मैंने कह दिया .to स्ट्रिंग, यानी ऑब्जेक्ट जो था मेरा वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक सिंगल स्ट्रिंग भेजो। हाँ उसकी टाइप मैंने बताई हुई टेक्स्टलेस जेसन है। टेक्स्टलेस जेसन देखें एक्सेप्ट होती नहीं होती। ताबिश अगर आपको याद हो कोई वैलिड टाइप है या मैं गलती कर रहा हूँ कोई यहाँ पे? नहीं सर सही है, मॉडिफाइड टेक्स्टलेस जेसन सही है ना? हाँ इसको भी सही मैंने है। .to स्ट्रिंग कर दिया क्योंकि मैं यहाँ से एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट भिजवा रहा था, तो .to स्ट्रिंग करके भिजवा रहा हूँ मैं। खैर सर्वर को दोबारा स्टार्ट करते हैं और आके ब्राउजर पे देखते हैं। लिसन पोर्ट पे दोबारा भी एरर दे दिया जनाब, टू स्ट्रिंग इज नॉट अ फंक्शन, स्ट्रिंग लिख दिया, सॉरी string। यार आप लोग बता भी नहीं रहे, मैं गलती कर रहा हूँ, string। सर्वर को दोबारा स्टेट में लेकर आए, यहाँ पे आके मैंने लिस्ट करा तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसको वो करते सर JSON.stringify कर देते हैं, ये सही है कह रहे हैं आप, ठीक है। JSON.stringify और यहाँ से .to स्ट्रिंग हटा देते हैं फिर, कि जो मेरा ये ऑब्जेक्ट था मैंने इसको स्ट्रिंगिफाई करके क्लाइंट पे भेज रहा हूँ। अब देखिए एक्सेप्ट होता है, अल्लाह करे हो जाए। JSON.stringify मैंने यहाँ पे भी करवाया और ये टू स्ट्रिंग मैंने यहाँ से भी हटा दिया। Ctrl+C से मैंने सर्वर को ब्रेक कराया, प्रोसीजर चल रहा था, सर्वर को दोबारा लिसन मोड में लेकर आया और अब मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ तो मेरे पास हाँ अब बेहतर है। अच्छा मेरे पास एक एक्सटेंशन हुई है कि वो इस तरह दिखा रहा है कि वो, इसको मैं रॉ में दिखाऊँ तो हाँ अब सही है। आपके पास ये देखें स्ट्रिंग आ गया। अब मैं करता हूँ ऐड, तो मैंने कहा /add, एंटर करा, यूजर 1 एडिट सक्सेसफुली, इस तरह का मैसेज आ गया आपके पास। दोबारा से मैंने रिफ्रेश कराया तो यूजर 2 एडिट सक्सेसफुली, यूजर 3 एडिट सक्सेसफुली, 3 यूजर ऐड हो गए, ठीक है। अब मैं आता हूँ /list के ऊपर और एंटर करा मैंने, तो मेरे पास देखें वो तीनों स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखा दी उसने कि ये 3 स्टूडेंट्स की लिस्ट है। मेरे पास एक एक्सटेंशन हुई थी तो थोड़ा सा उसको ब्यूटीफाई करके दिखा रहा है कि वो जेसन आ रही है मेरे पास, स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिसके अंदर नेम, ये देखिए ये स्टूडेंट्स, ये कौन सा है, ये वाला वेरिएबल का की है, और उसके अगेंस्ट में जो एरे रखी हुई है ये वाली, वो कौन सी है, वो ये वाली जो हमने ऑल स्टूडेंट्स के अंदर बनाई है। तो ऑल स्टूडेंट्स की जो एरे है वो ये आ गई, 3 स्टूडेंट 3 दफा मैंने रजिस्टर करे थे, तीनों मेरे पास आ गए, 1 2 और 3 मेरे पास है। तो आता हूँ मैं यहाँ पर एक और टैब के अंदर, मैं यहाँ पे आता हूँ ऐड, एक और दफा कॉल करा तो यूजर 4 आ गया।
अब अगर मैं लिस्ट को दोबारा एक्सेस करता हूँ तो मेरे पास दिखा देगा 3 की जगह 4 आ गए। दोबारा आके मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा रिफ्रेश करा, 5 और 6 स्टूडेंट ऐड कर दिए। यहाँ पे रिफ्रेश करा तो मेरे पास यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई। यहाँ तक ऑल गुड है, समझ में आ रही? कोई चीज़ कंफ्यूजन कर रही है तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिए। ताबिश इसको एक दफ़ा समझा देंगे, लेकिन मेरे उससे पहले एक सवाल का आप लोग जवाब दीजिए कि क्या होगा अगर मैं सर्वर को स्टॉप करूँगा कंट्रोल सी से और उसके बाद इस पेज को रिफ्रेश, मैंने इसको स्टॉप करा, कंट्रोल सी, दोबारा सर्वर को स्टार्ट कराया। अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास 6 आएंगे या 7 हो चुके होंगे? अभी तक मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं कराया। ये बताइए आप लोग कि अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास 6 स्टूडेंट्स आएंगे या 7 हो चुके होंगे? ये कोई भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता हो। फिर तो हम उसको वापस स्टार्ट करेंगे तो 0 नहीं हो जाएंगे? 0 हो जाना चाहिए। जी। अच्छा जी, और कौन कुछ कह रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा? आदि सही कह दिया बेटा। ये जब मैं इसको रिस्टार्ट करा और मैं अब रिफ्रेश करूंगा तो वो दिखा देगा सारे स्टूडेंट्स गायब हो चुके हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो प्रोसेस चल रहा था ना, इस प्रोसेस की अपनी एक मेमोरी थी। जब भी मैं स्टूडेंट ऐड करता था वो उसी मेमोरी के अंदर, प्रोसेस के अंदर ऐड करते चला जाता था। वो इसके साथ बाइंड करता था कि इस वाले प्रोसेस ने इतनी डाटा कैप्चर कर लिया, इस वाले प्रोसेस ने इतना डाटा कैप्चर कर लिया। जो डाटा जनरेट हो रहा था वो मेरी रैम के अंदर रखा हुआ था, मेमोरी के अंदर रखा हुआ था। और रैम के अंदर रखा हुआ डाटा, मेमोरी के अंदर रखा हुआ डाटा किसी न किसी प्रोसेस से एसोसिएट होता है। जब मैं प्रोसेस को क्लिक करा तो वो उस डाटा को भी डिस्कार्ड कर देगा, गार्बेज काउंट कर देगा। ये डाटा भी क्या है, किसी काम का नहीं, गार्बेज है। जब वो डाटा गार्बेज है, वो डाटा खत्म हो गया, जब मैंने प्रोसेस नया स्टार्ट करा तो वो एक नया प्रोसेस चलाएगा और उस प्रोसेस के साथ अभी तक मैंने कोई भी स्टूडेंट ऐड नहीं कराया। तो आता हूँ यहाँ पे ऐड करता हूँ तो यहाँ पे अब यूजर 1 से दोबारा स्टार्ट करेगा, यूजर 1 ऐड सक्सेसफुली। और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक यूजर दिख रहा है, क्योंकि मैंने प्रोसेस को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट कर दिया था। इससे बचने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम बजाय इसके कि मेमोरी के अंदर राइट करें, हम किसी परसिस्टेंट स्टोरेज में राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी फाइल के अंदर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे किसी डेटाबेस के अंदर लिखते हैं। तो डेटाबेस का प्राइमरी मकसद ये होता है कि आपका डाटा जो है वो परसिस्टेंट रहे, लूज ना कर जाए जब भी आपका सर्वर स्टार्ट हो। प्राइमरी मकसद ये है, ठीक है। अच्छा, आपके समझने के लिए बात क्या जरूरी है कि जब भी आपने कोई काम करा ऐसा कि आपने डाटा को मेमोरी के अंदर रखवाया और किसी भी वजह से एक्सीडेंटली ही क्यों ना हो सर्वर रिस्टार्ट हो गया, तो आपका डाटा लूज हो जाएगा। तो इसलिए आप अपनी मेमोरी के अंदर ऐसा डाटा रखवाते हैं जो आप दोबारा जनरेट करवा सकते हो, ठीक है। मेमोरी के अंदर डाटा रखवाने का फायदा क्या होता है? मेमोरी के अंदर डाटा रखवाने का फायदा ये होता है कि वो डाटा रिट्रीव बहुत जल्दी हो जाता है, कंपैरेटिवली बहुत ही जल्दी रिट्रीव हो जाता है। डेटाबेस के अंदर कॉल से फायदा, नुकसान क्या होता है कि डेटाबेस के अंदर रिट्रीवल कॉस्ट लगती है थोड़ी सी। आपको जब डाटा लाना होता है तो उसके लिए आपको डेटाबेस तक जाना पड़ता है, वहां से डाटा ढूंढना पड़ता है, डाटा निकालना पड़ता है और फिर लेकर आते हैं आप। जबकि मेमोरी के अंदर आपको फॉरन रखा मिल जाता है, उसी कंप्यूटर के अंदर रखा होता है, आप वहीं से डाटा निकालते हैं और अपने पास यूज करना शुरू करते हैं, सर्व करवा देते हैं। बहरहाल ये एक फर्क था जो मैं समझ रहा था कि थोड़ा सा लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन सिर्फ एक स्टूडेंट ने बताया कि क्या होना चाहिए और क्या हुआ, वही एग्जैक्टली हुआ। बाकी लोग एटलीस्ट बता सकते हैं कि ये हो सकता है, हो जाए, कोई गलती हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आपका रिक्वायरमेंट क्या, असाइनमेंट क्या है आपके पास? आपका असाइनमेंट ये है कि आपने क्या करना है जनाब, ये HTTP वाले मॉडल को यूज़ करना है। और जैसा भी आपने प्लेन सर्वर बनाया था, इसी तरह कोई एक थीम ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, आप अपने पास कोई और थीम ले लीजिए और उस थीम के साथ रहते हुए अपना काम कराइए कि अपने 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 रिक्वेस्ट URL के अगेंस्ट में कुछ रिसोर्स क्रिएट करें और उस रिसोर्स को फिर आप क्या करें, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट करके देख लें या उसको मॉडिफाई करके देख लें। तो इस तरह की चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें करके देखिए कि वो कैसे काम करती हैं और आप उसको कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। यहाँ तक कि ताबिश जो चीज़ें हुई हैं एक दफ़ा आप समझा दीजिए, फिर हम आज की क्लास में मेरे ख्याल है हम आज चीज़ें सीख ली। आज हमने नोट.js के बेसिक स्टार्ट करता, हम HTTP तक चले गए, ये अच्छा हो गया। एक दफ़ा आप रिपीट करा दीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या किया, हमने किया है कि हमने सर्वर बनाया, HTTP का हमने मॉड्यूल इस्तेमाल किया। हमने HTTP का मॉड्यूल इस्तेमाल करते हुए हमने उसको कहा कि भाई HTTP का मॉड्यूल हमने रिक्वायर किया सबसे पहले।
फिर हमने कहा कि भाई HTTP से हमने सबसे पहले उसको सर्वर बनाया हमने। तो HTTP का सर्वर बनाने का बिल्ट इन जो फंक्शन है हमारे पास वो है क्रिएट सर्वर के नाम से। उसको हमने कौन सर्वर में भी सेव कर लिया, ताकि अगर हमें इसको आगे जाके यूज करना हो तो हम डायरेक्ट उसके वेरिएबल के नाम को यूज करते हुए उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने कौन सा नाम रख लिया, सर्वर क्रिएट हो रहा था तो इसलिए हमने कौन सा नाम सर्वर रख लिया। सर्वर जो है अपने पहले पैरामीटर में जो है वो एक रिसीव करता है, चाहे वो आप फंक्शन का कीवर्ड के नाम से फंक्शन बना लें या आप कॉल बैक के नाम से एरो फंक्शन बना लें। तो हमने यहाँ पे एरो फंक्शन बना लिया, हमने लिखा राउंड ब्रेक के बाद हमने उसमें देखा भाई पहले इसमें जो है वो रिक्वेस्ट आएगी और दूसरे में वो रिस्पॉन्स सेव करेगा। रिक्वेस्ट में क्या होगी कि भाई जो हमने आपका अभी तक हमने रिक्वेस्ट डॉट URL देखा, इसमें रिक्वेस्ट डॉट मेथड भी होता है, रिक्वेस्ट डॉट प्रोटोकॉल भी होता है और भी 2-3 चीजें होती है, तो वो वक्त के साथ साथ देते रहेंगे चीजों को। अभी हमने सिर्फ रिक्वेस्ट डॉट URL को देखा है उसमें कि भाई जो भी ऊपर पाथ देगा तो उसको वो हमें जो है वो URL में रिसीव होगा। हमने कहा कि भाई अगर URL ये हो कि सपोज स्लैश ऐड हो तो भाई क्या करना है, आपने यूजर नेम का एक वेरिएबल बनाना है जिसमें क्या करना है, आपने enroll डॉट गेट स्टूडेंट्स का अपने फंक्शन कॉल करना है और उसकी लेंथ निकाल लेनी है। और यूजर 1 के साथ ये हमने जस्ट इसलिए किया ताकि हमने बात जो है वो यूजर नेम जो है वो मल्टीपल डिफरेंट तरीके के जनरेट हो सके, तो हमने इसलिए वो एक लेंथ के नाम से उसका जो है वो कॉन्केटिनेट करवा दिया। फिर हमने वही चीज जो यानी यूजर 1 हुआ सबसे पहले होगा, दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो वो यूजर 2 हो जाएगा क्योंकि लेंथ +1 होके मिल रही होगी हमें। यूजर नेम को हमने जो है वो ऐड न्यू स्टूडेंट के फंक्शन के अंदर हमने उसको यानी पास करवाया है और फिर हमने उसको जो है वो रिस्पॉन्स डॉट राइट करवा दिया कि भाई जो हमने सेव करवाया वो हमारे पास शो हो जाए। जो शो हो जाए वो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था जिसकी वजह से हमें उसको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ी है कि भाई ब्राउजर पे शो करवाना है, तो ऑब्जेक्ट शो कर रहा था उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जेसन और स्ट्रिंगिफाई के थ्रू, तो हमने मैसेज शो करवा दिया उसको। जो हमने सेव करवाया था वही यूजर नेम को हमने कॉन्केटेनेट करवाया एडिट सक्सेसफुली का। तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा कि अगर मेरे पास स्लैश का ऐड का राउट होगा तो मेरे पास क्या होगा, यूजर ऐड हो जाएगा, मैं बार बार रिफ्रेश करता रहूंगा, मेरे पास यूजर जो है वो ऐड होते रहेंगे इस केस के अंदर। अगर मेरा केस है स्लैश लिस्ट का यानी मैं स्लैश लिस्ट के राउट पे चला गया हूँ तो वहाँ पे मेरे पास क्या होगा, जितने भी मेरे पास यूजर ऐड हो चुके होंगे ऊपर वाले केस के थ्रू वो सारे मेरे पास जो यूजर हैं वो स्लैश लिस्ट के अंदर मेरे पास आ रहे होंगे। जितने भी यूजर आ रहे हैं मैंने उसको एक वेरिएबल में सेव करवा दिया ऑल स्टूडेंट्स को, और वही सेम चीज़ों को उसी तरीके से मैंने राइट करवाया जिस तरीके से मैंने स्लैश ऐड में राइट करवा रहा था, उसी तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट में उसको जो है वो सारी चीज़ों को राइट करवा लिया। ये दो हमने मेथड बनाए थे, ये दोनों अगर राउट नहीं होंगे मेरा बाय डिफॉल्ट जो राउट होगा यानी बाय डिफॉल्ट जो मैं चीज़ शो करवाना चाह रहा हूँ वो शो हो जाएगा, लाइक H1 मैंने शो करवाया हुआ यूजर मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। बाकी नीचे की चीज़ें तो आई गेस हम पहले देख चुके ही हैं। यहाँ तक किसी के सवालात हैं, अगर कोई भी एक चीज़ मसला कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि यार ये क्या काम कर रहा है मुझे दोबारा बता दें, तो मैं दोबारा बता दूंगा। प्लीज पूछेंगे तो प्लीज़ आपके सवाल क्लियर होंगे कि आपके कन्फ्यूजन कहाँ पर है या आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। सर रिफ्रेश होने से स्टूडेंट ऐड कैसे हो रहा है, मतलब हाँ, ये चीज समझ नहीं आ रही। रिफ्रेश होने पे होता क्या है, जब भी आप रिफ्रेश करते हैं तो इस वाले एंड पॉइंट पे दोबारा से रिक्वेस्ट आती है। जब इस वाले रिक्वेस्ट एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट आएगी जितनी दफ़ा भी, वो क्या काम करेगा, वो ये वाले काम दोबारा करेगा सारे। ठीक है, रिफ्रेश करने से क्या मतलब होता है, रिफ्रेश का मतलब होता है कि इसी वाले एंड पॉइंट पे दोबारा रिक्वेस्ट भेजो और डाटा सारा का सारा लोड कर लो, जो भी इसका रिस्पॉन्स है वो लेकर आ जाओ। रिफ्रेश करने का मतलब ये नहीं होता कि आपके ब्राउजर पे रिक्वेस्ट रहेगी। रिफ्रेश करने का मतलब ये होता है कि आपके ब्राउजर से आपके सर्वर तक रिक्वेस्ट जाएगी और सर्वर ने जो भेजा होता है पहली दफ़ा वही चीज़ दोबारा भेजेगा। तो ये मतलब होता है रिफ्रेश करने का। जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ और आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होगा, जैसे ही मैंने ये बटन दबाया तो क्या करेगा, मेरा ब्राउजर मेरे सर्वर को इस वाले एड्रेस पे रिक्वेस्ट भेजेगा। ये इस वाले एड्रेस पे रिक्वेस्ट आई, उसने क्या काम करा, उसने ये वाले सारे काम दोबारा करे और आखिर में मुझे रिस्पॉन्स भेज दिया ये वाला। बात समझ आई? यस सर, थोड़ा सा बेहतर सर ये समझ आया। ऐड केस ऐड एक बार फिर से बता दें, वो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है ये। कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ऐड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ जनाब, मैंने करा कि मेरे पास ये इनरोल वाली जो क्लास है ना, ये जो इनरोल वाली क्लास है इसके अंदर मैंने एक गेट ऑल स्टूडेंट्स के नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ था जो मुझे पूरी एक एरे रिटर्न करता था। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सारे स्टूडेंट्स लेकर आओ जितने इनरोल हुए में, उनकी लेंथ निकालो तो मुझे मिलेगा इसके अंदर 0 1 2 3 जितनी भी मेंबर्स इस एरे के अंदर रखे हैं उनकी लेंथ मिल जाएगी। उसके अंदर मैंने 1+ करवा दिया। तो मेरे पास अगर अभी तक कोई भी स्टूडेंट ऐड नहीं हुआ तो 0 मिला, 0 में 1+ कराया तो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर इसके अंदर 4 रखे हुए थे, स्टूडेंट ऐड हो चुका था 4 दफा, तो इसमें मिला मुझे 4 में 1+ कराया मैंने, यहाँ पे हो गया 5 यानी 5 हो गया मेरे पास।
तो मैं यूजर के साथ मैंने कॉन्केट करा दिया, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, इस तरह कह लीजिए कि ये इस तरह लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस तरह कि ये कह लीजिए कि आप इस तरह लिखा है, यहाँ पे यूजर 1 लिखा हुआ है, यूजर 2 लिखा हुआ है, यूजर 4 लिखा हुआ है, सन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ठीक है, सर। तो ये इस तरह लिखा हुआ था मैंने। ये यूजर नेम जो था मेरे पास, मैंने कहा enroll डॉट एड न्यू स्टूडेंट, इसको मैंने यूजर नेम पास कराया। यूजर नेम जो आया मेरे पास यहाँ से, इसको हमने क्या करा जनाब, इसको मैंने enroll एड न्यू स्टूडेंट को भी पास कर दिया। एड न्यू स्टूडेंट के अंदर एरे के अंदर ये लिखा हुआ था कि जब भी एड न्यू स्टूडेंट होगा तो क्या काम करना है जनाब, ये जो मेरे पास लोकल एरे बनी हुई है, इस एरे के अंदर एक नया मेंबर पुश कर देना। इस एरे के अंदर नया मेंबर पुश हो गया, सही है। तो ये नॉर्मल वही वाली लॉजिक चली जो मेरे पास पुराना स्टूडेंट वाला मॉड्यूल था, पूरा उसी तरह चल रहा है स्टूडेंट का वाला मॉड्यूल। तो मैंने एक नया स्टूडेंट ऐड करवाया यहाँ पे, स्टूडेंट ऐड हो गया। जब सक्सेसफुली ऐड हो गया तो मैंने क्या करा, मैंने राइट करवाया, मैंने कहा अब जो मैं कंटेंट भेजूंगा वो HTML नहीं भेज रहा बल्कि JSON भेज रहा हूँ। और JSON के अंदर मैंने ये भेज दिया मैसेज कि यूजर नेम जो भी अभी नया यूजर नेम जनरेट हुआ था, एडेड सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली ऐड हो गया। सही है सर। और कोई सवाल किसी के? सर ये JSON.stringify क्या चीज है ये? JSON.stringify क्या करता है मैं आपको ब्राउजर पे दिखा दूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है var abc इक्वल्स टू, एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल जिसके अंदर मैंने कहा नेम कॉलन israr इसरार, और मैंने कह दिया जेंडर कॉलन मेल, और थोड़ी देर के मैंने कह दिया एज कॉलन 25। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं जब abc लिखूंगा तो मुझे क्या मिला, एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना है, अगर मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेकर आना है तो मैं एक तरीका तो देख सकता था abc.toString, एक काम तो ये था। लेकिन ये क्या करता है, इसको ऑब्जेक्ट दिखा देता। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाने का बेहतर तरीका क्या है, आप लिखें JSON.stringify, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है तो मैं ब्राउजर के कंसोल पे भी चला सकता हूँ, नोड.js के सर्वर पे भी चला सकता हूँ, दोनों जगह जावास्क्रिप्ट चल रही है। JSON.stringify, और मैं इसको अपना वेरिएबल पास कर दिया abc। तो उसने क्या कर दिया, उसने मेरे इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके दे दिया। ये ऐसा दिखेगा स्ट्रिंग में। ये स्ट्रिंग मेरे पास सर्वर से क्लाइंट पर आया, क्लाइंट ने उसको रेंडर कर दिया। ठीक है सर, थैंक यू एंड सॉरी मेरी वजह से आप अगेन रिपीट। नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है? आई गेस नहीं है। आज की क्लास में यहाँ पे स्टॉप करूंगा। कल इंशाल्लाह हम एक्सप्रेस.js स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि हम जो ये बहुत सारे काम कर रहे हैं, ये जो स्विच केसेस लगा रहे हैं, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं और इससे बचने का आसान तरीका क्या है। एक्सप्रेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके पास अभी बनी बनी मिल जाती हैं। आपके पास अगर आज टाइम निकाल सके तो express.js या .org था, मुझे याद नहीं है, express.js.com सही है। यहाँ पर आ जाइए और इस मॉड्यूल को देखेंगे कि ये थर्ड पार्टी मॉड्यूल क्या है। और मेरा ख्याल है कि Node.js का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मॉड्यूल है। तो ये किस तरह काम करता है और इसके अंदर क्या खास बातें हैं, ये हम इंशाल्लाह कल देखना शुरू करेंगे। गेटिंग स्टार्टेड के अंदर आपके पास वैसे हेलो वर्ल्ड अवेलेबल है, इसको ज़रा देख लें तो आपको शायद थोड़ी सी आसानी हो जाए। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी फुल क्लास की प्रैक्टिस के लिए। जी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं आपको अगले 1-1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर अवेलेबल कर दूंगा इंशाल्लाह। अपलोड एक्चुअली अभी कंपाइल होगी मेरे पीसी पे, देन अपलोड होगी, देन प्रोसेस होगी यूट्यूब के ऊपर, देन आपको मिल जाएगी। तो यूट्यूब के ऊपर आपको प्लेलिस्ट के अंदर आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। सॉरी एक्सप्रेस.js स्टार्ट।